सबसे पहले तो हमें जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या फिर कोई भी हम जब काम करना शुरू कर रहे होते हैं, सबसे पहले हम उसकी रूपरेखा निर्धारित करते हैं कि भाई ब्लॉक कैसा होंगे। पूरा का पूरा अगर बिल्डिंग बनाना है तो उसके लिए पहले एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हम तैयार कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से अपने को पढ़नी है, कैसे पढ़नी है और किसको कितना वेटेज देना है। मतलब कौन से ऐसे चैप्टर्स है जहां से क्वेश्चन फिक्स होते हैं कि यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा, इट मीन्स उस चैप्टर को बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना है। और कुछ के चैप्टर्स ऐसे होंगे जहां से सिर्फ सिलेबस में तो लिखे हुए हैं बट वहां से क्वेश्चन नहीं आता, तो ऐसे चैप्टर को क्या करना है, पढ़ना है, लेकिन लाइटली पढ़ना, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर रिसर्च नहीं करनी, क्योंकि वहां से प्रश्न ही नहीं आ रहा है तो क्यों रिसर्च करें वहां पर। तो इसके लिए हमें दो चीज़ें अच्छे से आंकलन करनी पड़ेगी। एक तो करना पड़ेगा हमें, सबसे पहला जो बिंदु है वो तो है सिलेबस क्या है, और सिलेबस के बाद हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारा प्रीवियस पेपर हुआ है उस प्रीवियस पेपर में क्या पूछा गया है इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कितने क्वेश्चंस है जो सिलेबस ओरिएंटेड है और कितने ऐसे प्रश्न हैं जो सिलेबस के बियॉन्ड पूछे गए हैं। अगर हम बात करें हमारे पैटर्न की, तो हमारे पैटर्न में हम देख रहे हैं पेपर 1 और पेपर 2 दो चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, पेपर 1 है जीके जनरल नॉलेज और पेपर 2 है जिसे अपन सब्जेक्ट पेपर कह रहे हैं। अब ये जो पूरा का पूरा सिलेबस है इसी के ऊपर हम काम करना शुरू करते हैं। द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 100 क्वेश्चंस ऑफ मल्टीपल आंसर। हर पेपर में 100 प्रश्न होंगे और 100 प्रश्नों के लिए आपके पास टाइम होगा 2 घंटे का। 2 घंटे में आपको 100 प्रश्न सॉल्व करने हैं और 100 प्रश्न सॉल्व ही नहीं करने, उन 100 प्रश्नों को सॉल्व करके उसकी ओएमआर में फिल भी करना है। ठीक है, ऐसा हो सकता है क्योंकि अभी जो शेड्यूल जारी हुआ है एग्जामिनेशन का उसमें उन्होंने सीबीटी मोड भी लिखा है, टीबीटी मोड भी लिखा है, कंप्यूटर बेस्ड या टैबलेट बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है। अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, बट हम दोनों चीजें लेके चले कि भाई अगर कंप्यूटर बेस्ड हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर ओएमआर बेस्ड हो तो भी हम उसके लिए अपने आप को रेडी रखें कि हाँ ओएमआर से भी हम आराम से फिल कर लेंगे। अच्छा, अब ये जो 2 पार्ट हमारे बने हुए हैं, इन दोनों पार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ 100 क्वेश्चन और कितने नंबर के, 200 नंबर के। इसका मतलब एक बात समझ में आ गई, एक क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स, टोटल पेपर कितने नंबर का हो गया, 400 नंबर का हो गया। ठीक है, हम सारी बातें करने वाले हैं, यानी कि कट ऑफ क्या रहा, पीछे के पेपर में क्या पूछा गया है, ताकि ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है हमें पेपर का वो समझ में आए। Negative marking shall be applicable in the evaluation of answer for every wrong answer. 1/3 of the marks prescribed for that particular question shall be deducted. तो यहाँ पर जो डिडक्शन का बिहेवियर है वो कितना है, 1/3 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ द मार्क्स, यानी कि 1/3 माइनस मार्किंग है। यानी 3 आप अगर सही क्वेश्चन करेंगे, 1 आपने गलत क्वेश्चन किया, ठीक है, या फिर उल्टा बोल देते हैं। ठीक है, 1 सही क्वेश्चन है, 3 गलत क्वेश्चन है, वो 1 सही क्वेश्चन भी गया, 3 गलत तो गए ही हैं, वो साथ में 1 सही को और ले गए। ठीक है, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर शेल बी 40%। तो मिनिमम मार्क्स कितने हैं, मिनिमम मार्क्स ऑफ 40%। 40% तो आपको रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, provided that the percentage fixed as the above shall be relaxed by 5% for the candidate belong to the SC और ST। SC ST कैंडिडेट है, उनके लिए मिनिमम कट ऑफ मार्क्स जो है कि भाई इतने तो लेकर आने, तो उनके लिए 35% होगा। इसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं और ये आता है आपके सिलेबस पेपर 1 का। पेपर 1 का सिलेबस जो डिटेल सिलेबस है उसके नाम पर यही दिया हुआ है, ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, एजुकेशन साइकोलॉजी। देखिए जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया के लिए बुक लॉन्च हो चुका है, आपको डायरेक्टली वो बुक ही मिलेगा। 127 पेजेस का हमारा बुक लॉन्च हुआ है वर्ल्ड एंड इंडिया के लिए, जिसपे पिछले 2 महीने से काम चल रहा था। ठीक है, तो वो डायरेक्टली आपको बुक मिलने वाला है, विनर चॉइस का डेडिकेट बुक होगा। ठीक है, 127 पेजेस में जितने एसएससी के पेपर हुए हैं, जितने आरपीएससी के पेपर हुए हैं, जितने आरएमएसएसबी के पेपर हुए हैं, सारे के सारे पेपर के सारे क्वेश्चंस को उसमें 1 लाइनर फॉर्मेट में कवर किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास एजुकेशन साइकोलॉजी। ये पेपर 1 में, पेपर 2 में एजुकेशन साइकोलॉजी को हटा दिया गया है। अब पेपर 2 पे चलते हैं। पेपर 2 में पहला लिखा हुआ यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, अगर मैं बात करूं यूनिवर्स ऑफ नॉलेज
मेजर टर्म की बात करूं तो वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर हम पढ़ते हैं यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, स्ट्रक्चर एंड एट्रीब्यूट्स, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद अभी ये शब्द आपके लिए बिल्कुल नए हो सकते हैं अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट, यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट इज मैप्ड इन डिफरेंट स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब यहां पर देखिए बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, कैटालॉग। तो ऊपर की बातें सारी क्लासिफिकेशन की और यहां से बात चालू हो जाती है कैटालॉगिंग की। कैटालॉग पर्पस, स्ट्रक्चर एंड टाइप, फिजिकल फॉर्म्स इंक्लूडिंग ओपिक, फाइलिंग रूल्स, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ कैटालॉगिंग, ओवरव्यू ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस इन डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन, करंट ट्रेंड्स इन स्टैंडर्डाइजेशन, डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सचेंज स्टैंडर्ड कोर्स ऑफ कैटालॉगिंग। तो ये सारा पार्ट भी किसका है? कैटालॉगिंग का। तो अगर मैं ओवरऑल पूरी यूनिट के लिए बात करूं तो यूनिट 1 हो गया क्लासिफिकेशन, यूनिट 2 हो गया कैटालॉगिंग, यूनिट 3 क्या है? मेथड ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड इन इंडिया। अब ये वाली जो बात है यहां से एक तो ये वाला पॉइंट हटा दीजिए, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड इन इंडिया। हटाने का मतलब क्या है कि ये पुराना सिलेबस है और नए जो सिलेबस है उसमें ये वाला पॉइंट आपको नहीं मिलने वाला है। नए सर्विस रूल्स जारी हो चुके हैं, उनमें ये वाला पॉइंट हटा के कहां पे रख दिया गया है? पेपर 1 में, जो कि ऑलरेडी अभी अपन पढ़ के आए थे। पेपर 1 में ये चीज लिखी हुई थी। जनरल थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन एंड देयर एप्लीकेशन, स्पेसिस ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। फिर से किसकी बातें चालू हो गई है? क्लासिफिकेशन की। तो यहां पर जो 3rd नंबर पे जो पॉइंट लिखा हुआ है ये भी पूरा किसको डेडिकेट है? ये भी क्लासिफिकेशन को डेडिकेट है। नोटेशन, नीड, फंक्शन, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्कीम, स्टैंडर्ड सब डिवीजन, ट्रेंड्स इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। इसके बाद 4 नंबर पे पॉइंट है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। एजुकेशन साइकोलॉजी यहां से उठा के कहां रख दिया गया है? पेपर 1 में रख दिया गया है। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। तो अगर आप देख रहे हैं कि 4 यूनिट जो है उनमें से 3 जो 4 बिंदु रखे हुए हैं उनमें से 3 बिंदु तो सिर्फ क्लासिफिकेशन के हैं और 1 बिंदु किसका है? कैटलॉग का। तो अगर मैं ये कहूं कि भाई ये आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस यहां पर रखा गया है, ठीक है, ये पूरा का पूरा सिलेबस है। अब ये सिलेबस कब का है? देखिए 2022 का। अब हम चलते हैं 2022 के पेपर पे और उस पेपर में हमें 3-4 चीजें देखनी है। एक तो पहली बात तो अगर 2022 का पेपर ओपन करेंगे तो हमें एक तो पेपर कैसा आया है वो पता चल जाएगा, हमारे सामने से एक बार क्वेश्चन निकल जाएंगे 2022 के पेपर के। और दूसरी बात, हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है वो है एनालिसिस ऑफ पेपर। पेपर का एनालिसिस करना है कि कितने क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं, ये वाली चीज हमें पता करनी है। अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई अभी तक जितनी बातें हमें समझ में आई है उनकी एक समरी बनाई जाए तो हम ये कहेंगे कि सर हम जिस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं लाइब्रेरी साइंस की, इसे हम पेपर 2 कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इसे हम कह रहे हैं पेपर 2। और इस पेपर 2 का कैलकुलेशन कुछ इस तरह से है कि इसमें एक मेजर टर्म जो आ रहा है वो तो आ रहा है क्लासिफिकेशन और दूसरा जो मेजर टर्म आ रहा है उसका नाम है कैटालॉगिंग। कैटालॉगिंग, ठीक है, ये 2 मेजर टर्म आ रहे हैं। अब इन 2 मेजर टर्म के ऊपर 4 पॉइंट दिए हुए हैं। अगर 4 पॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट क्लासिफिकेशन से जुड़ा हुआ है, तीसरा पॉइंट क्लासिफिकेशन से जुड़ा हुआ और चौथा पॉइंट क्लासिफिकेशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा दूसरा पॉइंट जो इसमें था हमारे सिलेबस में वो किससे संबंधित था? कैटालॉगिंग से संबंधित था। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं ये सारे पैटर्न कैसे काम कर रहे हैं। अब इसके लिए हम चलते हैं हमारे प्रीवियस पेपर पे, जो पहले पेपर हो रखा है उसी के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। तो ये साइट से मैं इसी का पेपर जो है वो ले लेता हूं। ये वेबसाइट और यहीं से हम इसका पेपर ले लेते हैं। ये कैंडिडेट कॉर्नर में जाके यहां पर आप सिलेक्ट करेंगे क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन पेपर में हमें देखना है लाइब्रेरियन। इसमें डायरेक्टली सर्च कर देते हैं हम लाइब्रेरियन वाले पेपर के लिए।
ये देखिए मास्टर पेपर लाइब्रेरियन, और ये हमारा है पेपर 2, क्योंकि हम डेडिकेटली लाइब्रेरी साइंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पेपर 2 ओपन हो गया। और ये कब कंडक्ट हुआ है, तो ये देख लीजिए, ये कंडक्ट हुआ है सर 2022, डेट थी 11/9/2022, इवनिंग शिफ्ट में ये कंडक्ट हुआ है, क्योंकि मॉर्निंग में जीके का पेपर कंडक्ट हुआ है और इवनिंग में किसका हुआ है, लाइब्रेरी साइंस का। पहला बिंदु यहां से शुरू कर रहे हैं अपन, और इस पेपर में सारी बातें लिखी हुई है। देखो ड्यूरेशन 2 आवर्स, पूर्णा कितने हैं 200। अभी अभी मैंने आपको स्कीम दिखाई थी एग्जामिनेशन की, तो वो स्कीम यहाँ पर लिखी हुई है, और यहाँ पर सारी बातें लिखी हुई है कि किस तरह से आपको फिल करना है, कैसे फिल करना है। ठीक है, और जो ऋणात्मक अंकन है यहाँ पर देखिए 7 नंबर पॉइंट, नेगेटिव मार्किंग इज अप्लाइड 1/3 ऑफ द मार्क्स अलॉटेड टू द क्वेश्चन will be deducted from for every wrong answer। हर wrong answer के लिए 1/3 मार्क्स डिडक्ट होगा। इसके बाद में फिर आगे चलते हैं और काम की बात से शुरू करते हैं, यानी कि जो आपका पहला प्रश्न है, और हमें क्या चीजें नोटिस करनी है सर, वो देखिए। हमें नोटिस करना है कि सर ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये कौन से चैप्टर से आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, अब यहां से हमारे 2 काम शुरू हो गए हैं। एक तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था पहले, ये काम। दूसरा कौन से चैप्टर से पूछा गया था, ये काम। ठीक है, क्वेश्चन पहले पूछा जा रहा है मैच द फॉलोइंग। फॉलोइंग को मैच करना है, और है सुपर इंपोजिशन डिवाइस, सब्जेक्ट डिवाइस, सिस्टम एंड स्पेशल और निमोनिक डिवाइस। ठीक है, इधर हिंदी में सेम चीज दी हुई है, सुपर इंपोजिशन डिवाइस। तो बहुत बार बच्चे जब कहते हैं कि सर हिंदी में पढ़ाओ, भाई क्या हिंदी होगी बताओ इसकी। सुपर इंपोजिशन इधर लिखा हुआ है, सुपर इंपोजिशन इधर लिखा हुआ है। ठीक है, सब्जेक्ट डिवाइस, अब देखो कौन सा यहाँ पर विषय विधि लिखा हुआ है, यहाँ पर भी तो सब्जेक्ट डिवाइस लिखा हुआ है हिंदी में। ठीक है, यहाँ पर लिखा है सिस्टम एंड स्पेशल, यहाँ देख लो आप सिस्टम एंड स्पेशल। यहाँ लिखा है निमोनिक डिवाइस, यहाँ पर भी देखो क्या लिखा हुआ है, निमोनिक डिवाइस। यहाँ कौन सा स्मरण विधि या स्मरण पद्धति शब्द लिखा हुआ है, यहाँ पर भी निमोनिक डिवाइस लिखा हुआ है। इट मींस एक बात तो इस क्वेश्चन से ये समझ में आ रही है, और ये चीज आगे भी नोटिस करवाने वाला हूं मैं। एक तो बात ये समझ में आ रही है कि हम अगर लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट करके चल रहे हैं, अगर हमारा लैंग्वेज का मोड कौन सा है, अगर हमारे लैंग्वेज का मोड हिंदी है, तो ये हमें प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डालेगा। हेलो, ये हमें प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डालेगा। और क्यों डालेगा, क्योंकि हमारा हमेशा से फोकस रहा है कि भाई हम हिंदी में चीजों को ऑब्जर्व करके हिंदी में पढ़ लें। ठीक है, तो ये हिंदी वाला जो टोन है इसको अपने को चेंज करना है, हिंदी में ही पढ़े ऐसा जरूरी नहीं है। हमें वो लैंग्वेज प्रीफर करनी है जो हमारे एग्जाम में आती है, उस लैंग्वेज को प्रीफर करना। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला जो टर्म आ रहा है सुपर इंपोजिशन डिवाइस, उसके लिए बात करते हैं। और सुपर इंपोजिशन डिवाइस की अगर बात करें, सबसे पहला जो टर्म आ रहा है वो आता है हमारे पास सुपर इंपोजिशन डिवाइस। अब इसका रिलेशन इनमें से किससे है, सुपर इंपोजिशन डिवाइस का रिलेशन किससे है? बच्चों के नेत्र रोग का उपचार, एकता ईश्वर विश्व के लिए, कृषि देश के लिए और ब्रिटिश इंडिया के लिए। ठीक है, अभी मैं छोटी छोटी बातें करने वाला हूं, डीप बात नहीं करके, बेसिक लेवल पर एक हमारा क्वेश्चन हमें आइडेंटिफाई हो जाए कि ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसके सॉल्यूशन इस तरीके से बनाए जाएंगे। तो सुपर इंपोजिशन डिवाइस जो है उसका रिलेशन किसके साथ है? ब्रिटिश इंडिया के साथ। तो ए का रिलेशन किससे है? 4 से। अब अगर हमारे ऑप्शन की बात करें, ए में 4, इसका मतलब सी तो नहीं हो सकता और डी नहीं हो सकता। हम ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए चलते हैं, हम कहते हैं सी नहीं होगा और डी नहीं होगा। अब कितने ऑप्शन बचे? ए और बी। अब इन दोनों ऑप्शन के ऊपर हम काम करना शुरू करते हैं। दूसरा है सब्जेक्ट डिवाइस। ठीक है, सब्जेक्ट डिवाइस जो है, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल सब्जेक्ट डिवाइस का है? तो ये रहा सब्जेक्ट डिवाइस का एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर कंट्री। ठीक है, ये रहा सब्जेक्ट डिवाइस। तो पहले का आंसर तो कितना था? 4, दूसरे का आंसर कितना हो गया? 3। और सी में चलते हैं, सी है आपका सिस्टम एंड स्पेशल। सिस्टम एंड स्पेशल में आपको पढ़ाया गया था 1 फॉर यूनिटी, ठीक है, गॉड और वर्ल्ड। ये देखिए सिस्टम एंड स्पेशल, तो सी का हो गया, सॉरी, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज ऑफ चिल्ड्रन होगा। ठीक है, सिस्टम एंड स्पेशल में।
और निमोनिक्स में हो जाएगा आपके यूज ऑफ वन फॉर यूनिटी, गॉड और वर्ल्ड। क्योंकि निमोनिक्स का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा नंबर जो किसी भी मेन क्लास में यूज किया जाए वो सेम रहने वाला है। जब भी बात आएगी आपके गॉड की, जब भी बात आएगी आपके वर्ल्ड की, आप वन नंबर रिप्रेजेंटेटिव यूज करेंगे वहां पर, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ आपको क्योंकि सिलेबस नहीं पढ़ाया गया है, आपको टेक्निकल टर्म समझ में नहीं आ रहे, लेकिन एक बार सामने से क्वेश्चन तो निकल रहा है। एक बार जब क्वेश्चन निकलेगा, अगली बार ये क्वेश्चन आएगा, आपको ये तो याद आएगा, हाँ ऐसा उस पेपर में आया था, 2022 के पेपर में ये वाला प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। और अभी सिर्फ इतना सा आइडिया लगाना है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ए, आंसर हो गया इसके लिए, ठीक है। फिर आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारे पास आता है, अच्छा यहां पर काम की बात जो थी, जो जाननी थी, क्वेश्चन नंबर 1 अगर बात करें किससे संबंधित है, तो ये है क्लासिफिकेशन से संबंधित। किससे संबंधित है ये क्लासिफिकेशन से। और जो हमारा मैप चल रहा था, इधर हमारा मेजर टर्म चल रहा था कि कौन सी जगह से कितने प्रश्न आ रहे हैं, क्लासिफिकेशन से। अब अगर क्वेश्चंस की बात करें तो एक तरफ क्लासिफिकेशन और एक तरफ लिखते हैं अपन 2 नंबर पे कैटालॉगिंग, और कैटालॉगिंग के बाद हमारा नेक्स्ट बिंदु आ जाता है जिसे हम कह देते हैं अदर, ठीक है। और अदर में भी हम फिर कैटेगरी बनाएंगे, कौन से अदर में कौन सा चैप्टर, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं ये क्वेश्चन नंबर का यहां पर नंबर लिख रहा हूं। 1 नंबर क्वेश्चन हमारा जो है वो क्लासिफिकेशन से पूछा गया है, ठीक है, जिससे हमें पूरी एनालिसिस मिले। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न है, वो है CIP, ठीक है। CIP इंडिया प्रोजेक्ट इज एन इनिशिएशन ऑफ। CIP इंडिया प्रोजेक्ट जो है वो किसके द्वारा चलाया गया, तो ये चलाया गया है RRRLF के द्वारा। अच्छा ये किससे संबंधित है, देखिए सर काम की बात क्या है ना, तो ये क्लासिफिकेशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा ना ही डेडिकेटली ये कैटालॉगिंग से जुड़ा हुआ है। ये एक जनरल क्वेश्चन हो गया, अगर RRLF के इनिशिएटिव्स पढ़ेंगे तब जाके उसमें ये कवर होगा। तो हम एक नया चैप्टर जो यहां पर मेंशन कर रहे हैं अदर में, उसका नाम है लाइब्रेरी सोसाइटी, और इसमें हमने डाल दिया कि भाई 2 नंबर प्रश्न यहां से पूछा हुआ है, ठीक है। अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक बात तो समझ में आ गई कि दूसरे क्वेश्चन ने हमें यह साबित कर दिया कि भाई अगर कोई सिर्फ ही सिलेबस पढ़ के गया है, अगर डेडिकेटली कि भाई मैं तो सिर्फ ही सिलेबस के ही पॉइंट पढ़ूं और कुछ नहीं पढ़ना, तो उसके लॉस हो गया। क्यों, क्योंकि दूसरा ही क्वेश्चन बियॉन्ड द सिलेबस आ चुका है। तीसरा प्रश्न देखिए, ओंटोलॉजी क्या है। ओंटोलॉजी क्या है, ये एक डॉक्यूमेंटेशन सर्विस है, ये एक इंडेक्सिंग मेथड है, ये क्लासिफिकेशन है इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंट का, या कैटालॉगिंग है इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंट की, ठीक है। तो ये डेडिकेटली क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। ओंटोलॉजी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन किसका, इंटरनेट पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं उनका वर्गीकरण करना, उसको अपन क्या बोलते हैं, ओंटोलॉजी बोलते हैं। तो मैं कहूंगा कि 3 नंबर प्रश्न कहां से आ रहा है, 3 नंबर प्रश्न भाई हमारे क्लासिफिकेशन से आ रहा है, ठीक है। क्योंकि डेडिकेटली क्लासिफिकेशन टर्म भी आ गया यहां पर, तो हम आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद में 4 नंबर प्रश्न देखिए, इन कोलन क्लासिफिकेशन, तो पढ़ते ही पता चल गया ये भी किससे है भाई, क्लासिफिकेशन से है। तो यहां पर जो हमारा 4 नंबर प्रश्न है ये भी किससे जुड़ा हुआ है, क्लासिफिकेशन से जुड़ा हुआ है। प्रश्न क्या है, 4 नंबर प्रश्न है हमारा, इन कोलन क्लासिफिकेशन विच निमोनिक इज डिस्प्लेड इन द यूज ऑफ डिजिट 4 एज फॉर पैथोलॉजी, डिजीज, ट्रांसपेरेंट, हाइब्रिड एटसेट्रा। इनमें से किसका यूज होता है, सेमिनल का, सिस्टमेटिक का, शेड्यूल्ड का, या अल्फाबेटिकल का। बहुत ही इजी प्रश्न है, अगर हम पढ़े इसे तो किसका यूज करते हैं अपन इसके लिए, मौलिक या सेमिनल अपन इसे बोल देते हैं। हम यूज करते हैं किसका, सेमिनल का। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आता है हमारे पास में असर्शन और रीजन का, वेब के संगठन में पदानुक्रम आधारित वर्गीकरण योजनाओं की। अब देखो यहां पर फिर से क्या आ गया, क्लासिफिकेशन आ गया। तो एक बार फिर से हमें एक चीज कंफर्म हो गई कि जो 5 नंबर प्रश्न है वो भी किससे जुड़ा हुआ है, क्लासिफिकेशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। प्रश्न क्या है, प्रश्न भी एक बार देखते हैं। द हायरार्की बेस्ड क्लासिफिकेशन स्कीम हैव ए मेजर रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वेब। तो वेब के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है उनको जब
सुव्यवस्थित किया जाता है चीजों को, तो उसमें क्लासिफिकेशन की हायरार्की को फॉलो किया जाता है, उसकी वर्गीकरण के बिहेवियर को फॉलो किया जाता है। दूसरा है द होलिस्टिक रिट्राइव्ड बाय रोबोट्स बेस्ड सर्च इंजन यूज द टेक्निक ऑफ रेलिवेंस ऑफ सब्जेक्ट डिस्क्रिप्टर, यानी रोबोट आधारित जो इंजन होते हैं वो होलिस्टिक विषय वर्णन कर्ताओं की प्रासंगिकता की तकनीक का उपयोग करते हैं। देखिए यहां पर जो वर्ड आया ना, रोबोट आधारित खोज इंजन, ये रिट्राइवल बिहेवियर को, रिकॉल वैल्यू को यूज करते हैं, ना कि यहां पर जो शब्द लिखा हुआ है होटलिस्ट रिट्राइव्ड, ये जो शब्द लिखा है ये गलत है। ठीक है, तो यहां पर ए असर्शन तो सही है और जो बी है वो क्या है, फॉल्स है, या फिर जो रीजन है वो क्या है, फॉल्स है। तो यहां पर विकल्प कौन सा हो जाएगा, ए इज ट्रू बट और इज फॉल्स। अच्छा, ये कहां से पूछा गया है, तो हमने पहले ही देख लिया सर, ये क्लासिफिकेशन से पूछा गया है। उसके बाद में फिर आगे चलते हैं। थर्ड स्टेप इन क्लासिफाइंग ए डॉक्यूमेंट इज गिवन बाय रंगनाथन। थर्ड स्टेप कौन सा होगा जो रंगनाथन के द्वारा दिया गया है? थर्ड स्टेप होता है एनालाइज टाइटल। 0 से स्टार्ट होते हैं, स्टेप 0 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होते हैं। तो थर्ड स्टेप होगा एनालाइज्ड टाइटल। अच्छा, ये था किससे? क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आपके क्लासिफिकेशन से था। ठीक है, ये भी किससे था? क्लासिफिकेशन से। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ना तो क्लासिफिकेशन से जुड़ा हुआ है और ना ही कैटालॉगिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब हमारे सिलेबस में जो 2 बिंदु दिए हुए हैं मेजरली, ये ना तो कैटालॉगिंग है और ना क्लासिफिकेशन से जुड़ा हुआ है। तो सर किससे जुड़ा है? ये लाइब्रेरी सोसाइटी जब हम पढ़ रहे होते हैं उससे संबंधित है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। जो हमारे प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है, दिया गया सिलेबस है, उसके अंतर्गत वो कवर नहीं होता। तो हमने एक अलग कॉलम बनाया अदर नाम से, वो उसके अंतर्गत जाएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इनमें से कौन जो है बौद्धिक संपदा को सुरक्षित नहीं करता है? कौन है जो सुरक्षित नहीं करता है? अगर हम बात करें कौन सुरक्षित नहीं करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इंक्रिप्शन ऑफ डेटा। इंक्रिप्शन का मतलब क्या है? आप डेटा पे कोई भी सिक्योरिटी लगाते हैं, वो किस लिए लगाते हैं भाई? ताकि आपका डेटा सुरक्षित रहे, इसीलिए तो लगाते हैं। तो इंक्रिप्शन तो लगाते हैं सुरक्षित रखने के लिए। अच्छा, उसके बाद डिजिटल वाटरमार्क। आप वाटरमार्क क्यों लगाते हैं? कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाटरमार्क क्यों लगाता है? ताकि मेरा कंटेंट आइडेंटिफाई हो पाए कि ये हमारा कंटेंट है और कोई उसको कॉपी नहीं कर पाए, क्योंकि उसमें वाटरमार्क लगा हुआ है। अच्छा, तीसरा पॉइंट है यूनिकली एनकोडेड लाइसेंस। कोई भी, अगर कोई भी संस्था है वो यूनिकली एनकोडेड लाइसेंस का मतलब होता है कि जब वो लाइसेंस अप्लाई होगा तभी जाके वो अथॉरिटी उसको ओपन कर पाएगी डेटा को। जैसे आपको पता हो तो बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जिसमें हमें लाइसेंस लेना पड़ता है उसको यूज करने के लिए। जब आप विंडो चलाते हैं या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर चलाते हैं तो हम कहते हैं भाई इसको एक्टिवेट करो। एक्टिवेट करने का मतलब क्या है? उस कंपनी से हम उसका लाइसेंस ले रहे हैं। तो लास्ट है प्लग इन। प्लग इन क्या होते हैं? प्लग इन्स होते हैं जैसे कोई भी छोटे छोटे प्रोग्राम है उनको अगर एग्जीक्यूट करवाना है तो उसके लिए प्लग इन यूज किया जाता है। हर ब्राउजर में प्लग इन्स यूज किए जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर एनिमेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो यहां पर प्लग इन एक ऐसा ऑप्शन है जिसका आईपीआर से कोई लेना देना नहीं है। आईपीआर का मतलब है इंसान के द्वारा बनाई गई कोई भी ऐसी चीज जिसे वो चाहता है कि मेरे द्वारा कोई भी उपयोग नहीं कर पाए, क्योंकि उस पर मैंने अपनी दिमाग से सारी चीजें डेवलप की है, उसे हम आईपीआर कहते हैं। तो यहां पर आंसर क्या होगा? आंसर होगा प्लग इन। बिंदु क्या था? बिंदु ये था क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इससे संबंधित है? जो क्लासिफिकेशन और कैटालॉगिंग है नहीं है। आंसर क्या है? प्लग इन है। हम ऑलरेडी 7 नंबर हम लिख चुके हैं किसमें? लाइब्रेरी सोसाइटी में। इसके बाद में फिर 8 नंबर पे चलते हैं। द प्रोसेस बाय विच ए लाइब्रेरी कैन आइडेंटिफाई एक्टिव कलेक्शन फॉर रीप्रोसेसिंग, उसे क्या कहते हैं? कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस, कैनन ऑफ प्रीपोटेंस, प्रिंसिपल ऑफ लोकल वेरिएशन। देखो अभी बहुत ज्यादा बातें नहीं करके सिर्फ छोटी छोटी बातें मैं कर रहा हूं ताकि एक बार कुछ याद रहे कि हाँ पेपर में ऐसा कुछ आया था। ये देखो एक शब्द आ रहा है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस क्या कहता है? ओस्मोसिस कहता है भैया समय के साथ आपको बदलाव करने पड़ेंगे।
जैसे जैसे समय बदलेगा ना वैसे वैसे आपको चेंज करना पड़ेगा। आप अगर पहले आज से 1 साल पहले कोई पद्धति काम में ले रहे थे वर्गीकरण की, और अब अगर नया समय आ गया है और नई पद्धति आ गई है, तो आपको पुरानी वाली पद्धति को छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब होता है रीक्लासिफिकेशन, यानी कि जब समय बदलेगा, नई पद्धतियां आएगी, तो हमें पुनः वर्गीकरण करना पड़ेगा उस नई पद्धति के अनुसार। किताबें वही रहेगी लेकिन वर्गीकरण नई पद्धति से करना पड़ेगा। यह है ओस्मोसिस। बात समझ में आया? इसे कहते हैं रीक्लासिफिकेशन, रीकैटालॉगिंग। रीक्लासिफिकेशन, रीकैटालॉगिंग की आवश्यकता इसलिए होगी क्योंकि नई पद्धति आ गई है और हमें नई पद्धति के अकॉर्डिंग अपने लाइब्रेरी को क्या करना है, मेंटेन रखना है। बात समझ में आई? तो ऑस्मोसिस यहां पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस, द प्रोसेस बाय विच ए लाइब्रेरी कैन आइडेंटिफाई एक्टिव कलेक्शन। कि कौन सा एक्टिव कलेक्शन है। रीप्रोसेसिंग करने का मतलब क्या है कि हमें पता चल पाएगा कि एक्टिव कलेक्शन कौन सा है। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, अच्छा 8 नंबर किससे संबंधित था? तो 8 नंबर जो है वो किससे संबंधित है, क्लासिफिकेशन से संबंधित है। तो ये लीजिए हम यहां पर लिख देते हैं भाई, ये 8 नंबर किससे संबंधित हो गया, क्लासिफिकेशन से। इसके बाद 9 नंबर के ऊपर चलते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन आता है, सूचना पुनः प्राप्ति या इंफॉर्मेशन रिट्राइवल जो है वो किसने कोइन किया था। ठीक है, देखो ये इसे बोलते हैं रट्टा वाला प्रश्न, कोई समझने की बात नहीं है इसमें। इसको बोलते हैं रट्टे वाला प्रश्न, कि बस रट लो भाई कि इंफॉर्मेशन रिट्राइवल इसने कोइन किया था, काम खत्म। जहां पर ये शब्द आते हैं ना, कोइन किसने किया था, इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, ये सारे रटने वाले प्रश्न है। यहां पर लॉजिकल बात सोचने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, शब्द क्या है, रिट्राइवल। देखो एक बार इसको ध्यान से पढ़ो फिर से। ये क्या कह रहा है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन से तो बहुत सारे वर्ड है, इसमें क्या आ रहा है, री आ रहा है। रीट्राइवल में क्या आ रहा है, री आ रहा है। तो रीट्राइवल में री आ रहा है, आर ई। अब इसमें देखो कहीं पर आर ई आपको दिख रहा है क्या, कंटिन्यू आर ई दिख रहा है क्या? देखो मुझे, मैं ये देखता हूं, एक तो यहां पर है और फिर नीचे आता हूं तो एक यहां पर है। ठीक है, यहां पर डेरिक ऑस्टिन दिख रहा है और कैल्विन मूरे दिख रहा है। ठीक है, मैंने कहा भाई यहां पर री का मतलब है फिर से, और अपन कहते हैं कि किसी भी काम में अगर फिर से अपन आ रहे हैं तो हम इसे मुड़ना बोलते हैं। अपन हिंदी में बोलते हैं ना कि भाई वो फिर से इस फील्ड में आ रहा है। फिर से इस फील्ड में आ रहा है मतलब क्या है, वो मुड़ा है बंदा, पहले ऐसे जा रहा था सीधे सीधे और फिर से वो अब इस फील्ड में आ रहा है। इसका मतलब उसने क्या किया, टर्न लिया है, वो मुड़ा है। अपन हिंदी में बोलते हैं कि उसने मुड़कर पीछे की तरफ देखा। मुड़कर पीछे की तरफ देखा मतलब क्या है, वो उस फील्ड में फिर से आ रहा है। रिट्राइवल का मतलब होता है पुनः प्राप्ति करना, किसकी, सूचना की पुनः प्राप्ति करना। इसका मतलब सूचना तो पहले से पड़ी थी, अब उस सूचना को फिर से यूज किया जा रहा है, इसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। और मुड़ने की बात मैं कर रहा हूं तो मुड़ने की बात, री की बात कौन करता है, मूर्रे करता है। ठीक है, तो यहां से एक प्रश्न याद हो चुका है अपने को कि सर अगर मेरे सामने अगली बार ये शब्द आएगा ना इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, तो मैं तुरंत बता दूंगा इसका आंसर क्या होगा। क्या आप बताओगे भाई, कैल्विन मूर्रे। ठीक है, तो ये लीजिए कैल्विन मूर्रे। अब बिंदु ये है सर, क्या ये क्लासिफिकेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, क्या ये कैटालॉगिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है? नहीं। तो हमारे सिलेबस की जो रूपरेखा हम बना रहे हैं उसमें ये क्लासिफिकेशन कैटालॉगिंग से जुड़ा हुआ तो नहीं है। तो किस से जुड़ा हुआ है, ये भी लाइब्रेरी सोसाइटी में डालना चाहूंगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन भी किस में है, लाइब्रेरी सोसाइटी में। अब जब मैं आगे बढ़ रहा हूं यहां पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10 नंबर है, व्हाट काइंड ऑफ सब्जेक्ट आर फॉर्म्ड, व्हाट काइंड ऑफ सब्जेक्ट आर फॉर्म्ड बाय लेमिनेशन मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, अब यहां पर छोटी सी बात समझिएगा, एक शब्द आया है लेमिनेशन। लेमिनेशन आपने नाम सुना हुआ कभी? हम अपनी मार्कशीट को लेमिनेट करवाते हैं, तो पेपर एक है उसके ऊपर फिर से एक पेपर लगा रहे हो, पहले कागज है, कागज के ऊपर फिर एक प्लास्टिक की लेप कर रहे हो आप, फिर से एक पॉलिथीन लगा के फिर उसका आप लेमिनेशन करवाते हैं। तो लेमिनेशन क्या होता है ये बात समझ में आ गई?
कि लेमिनेशन क्या चीज होती है? मोनू बेटा सीधे बैठ। लेमिनेशन क्या होता है ये बात समझ में आ गई कि भाई हम किसी चीज के ऊपर किसी चीज को ओवरलेप करते हैं तो उसको हम बोलते हैं लेमिनेशन करना। क्या बोलते हैं उसको? लेमिनेशन करना। व्हाट काइंड ऑफ सब्जेक्ट आर फॉर्म्ड बाय द लेमिनेशन? इनमें से कौन सा सब्जेक्ट लेमिनेशन से बना होगा? मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट में। अब एक छोटी सी बात समझना बेटा, यहां पर ये पूछ रहा है काइंड ऑफ सब्जेक्ट। क्या पूछ रहा है ये? काइंड ऑफ सब्जेक्ट। देखो छोटी छोटी चीजें है ना याद रह जाती है बड़ी जल्दी। जैसे मैंने अभी इंफॉर्मेशन रिट्राइवल याद करवाया, अब आपको याद रह जाएगा ये, है ना? जब भी ये क्वेश्चन सामने आएगा ना आप तुरंत पिक कर लोगे। मैं से कह रहा हूं मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट की बात तो अलग है, लेकिन यहां पर एक शब्द आया काइंड ऑफ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट कितने तरह के हैं। तो पहले तो यहां पर जो विकल्प दिए गए हैं उनमें उसका आंसर छुपा हुआ है। कैसे? कि देखो यहां एक ऑप्शन है सिंपल, एक है कंपाउंड और एक है कॉम्प्लेक्स। तो भाई सब्जेक्ट होते ही तीन तरह के हैं और ये तीनों इसके आंसर है। अगर मेरा प्रश्न ये होता कि सब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं तो मेरा आंसर होता तीन तरह के। कौन से? जो विकल्प में दिए हुए हैं। और चौथा विकल्प क्या बना हुआ? नन ऑफ दीज। वो इसीलिए बनाया कि चौथा टाइप होता ही नहीं है सब्जेक्ट का, इसलिए उन्होंने नन ऑफ दीज बनाया। अच्छा, सिंपल सब्जेक्ट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? अभी तो मैं दो बता रहा हूं, सिंपल और कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं बता रहा, उसके लिए तो पूरा चैप्टर समझाना पड़ेगा आपको। सिंपल और कंपाउंड है ना, तुम बड़े जल्दी समझ जाओगे, एक बार बोलूंगा तुरंत समझ जाओगे। सिंपल क्या है? सिंपल का मतलब है एक मुख्य विषय बिना किसी विचार के। ठीक है, ये तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। और जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी उनके लिए एक मेन सब्जेक्ट विदाउट आइसोलेट, विदाउट आइसोलेट। तो पहले तो मैं कह रहा हूं कि जो सिंपल सब्जेक्ट है वो क्या है, तो मैंने ऐसे बोला कि एक मूल विषय बिना किसी विचार के। विचार का मतलब क्या है? आपके मन मस्तिष्क में सर विचार चलते हैं, जैसे राम ये एक विचार है, अच्छा ये भी एक विचार है, कृषि ये भी एक विचार है, स्कूल ये भी एक विचार है। इट मींस किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का, जाति का, कुछ भी, कोई भी नाम आपके दिमाग में आ रहा ना, वो सारे विचार है। उसको अपन इंग्लिश में आइसोलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? आइसोलेट बोलते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि यहां पर विचार जो है वो नहीं होना चाहिए, सिर्फ क्या होना चाहिए? एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आप सीधा सीधा एक मेन सब्जेक्ट यूज कर रहे हो वो सिंपल सब्जेक्ट है, वो बिना विचार के होना चाहिए। आपने कहा सर समझा नहीं, मैंने कहा समझो। साइंस ये मूल विषय है, इसमें कोई विचार ऐड नहीं किया हुआ अभी। लेकिन मैं अगर कहूं स्कूल साइंस, अब एक विचार ऐड कर दिया, किसके साथ? मूल विषय के साथ, स्कूल ऐड कर दिया ना। मैंने कहा, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैंने कहा भाई बायोलॉजी, अभी तो मूल विषय है। मैंने कहा मेल बायोलॉजी, इसका मतलब अब मैंने इसके साथ में एक आइसोलेट ऐड कर दिया है। अब मैं आपको ऐसे कह रहा हूं मैथमेटिक्स, ये तो सब्जेक्ट है, केवल एक टर्म है और उसमें कोई बात एडलेस नहीं की हुई है। अच्छा, मैं कहूं स्कूल मैथमेटिक्स, कॉलेज मैथमेटिक्स, यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स। पॉइंट समझ में आया? और मैंने कहा था दो बिंदु बेटा अभी तुम तुरंत समझ जाओगे और याद और हो जाएगा तुम्हें। अब तुम्हें अगर कोई पूछेगा ना सिंपल सब्जेक्ट क्या है और कंपाउंड सब्जेक्ट क्या है तो तुम बता दोगे। तुम कैसे बताओगे? तुम बहुत शॉर्ट में बताओगे, मेन सब्जेक्ट सिंपल सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट विथ आइसोलेट कंपाउंड सब्जेक्ट, काम खत्म। कॉम्प्लेक्स क्या है? कॉम्प्लेक्स के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उस स्थिति पर पहुंचने के लिए थोड़ा सा आपको मेरे साथ में काम करना पड़ेगा। अभी सिर्फ दो बिंदुओं की बात करते हैं। अब यहां पर जो शब्द आ रहा है ना लेमिनेशन,
ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि लेमिनेट करने का मतलब किसी एक चीज के ऊपर दूसरी चीज को ओवरलेप करना। तो साइंस वर्ड अपन ने बोला था, जब अपन ने बोला स्कूल साइंस, इसका मतलब एक नए विषय को, एक नए विचार को इसके ऊपर आप रख रहे हैं। एक मूल विषय तो पहले से है, उसके ऊपर फिर एक विचार रखा जा रहा है, और ऊपर विचार रखा जा रहा है मतलब लेमिनेट किया जा रहा है। कितना इजीली इस बात को समझा जा सकता है, क्योंकि मैंने पहले आपको ये दो टर्म समझाए, सिंपल और कंपाउंड क्या है। ठीक है, एक बार बताओ सिंपल और कंपाउंड क्या है? सिंपल वो जो मेन सब्जेक्ट है, कंपाउंड वो जो मेन सब्जेक्ट के साथ क्या लेके बैठा है, एक विचार लेके बैठा है, एक आइसोलेट लेके बैठा है, वो आपका कंपाउंड है। ठीक है, अच्छा, और लेमिनेशन में क्या होता है? लेमिनेशन बराबर मेन सब्जेक्ट प्लस आइसोलेट। अगर मेन क्लास आइसोलेट के साथ चल रही है तो वो कंपाउंड है, मेन क्लास बिना आइसोलेट के चल रही है तो वो सिंपल सब्जेक्ट है। डन हुआ सर? ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अच्छा सर, ये प्रश्न आया कहां से है? अच्छा, आंसर क्या होगा? अब अपनी बुद्धि से इसका आंसर देके बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसका आंसर क्या होगा? कंपाउंड सब्जेक्ट। अब तुम दो चीजें सीख चुके हो, तुम ये भी सीख चुके हो कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है और लेमिनेशन क्या होता है, तुम ये भी सीख चुके हो। अब तुम इस बात का कंक्लूजन कैसे बनाओगे? लेमिनेशन बराबर कंपाउंड सब्जेक्ट। पॉइंट समझ में आया? अब तुम ये नहीं बोलोगे कि भाई मेन क्लास प्लस आइसोलेट, क्योंकि तुम्हें जो कंक्लूजन पूछा जा रहा है उसका मतलब यह है कि भाई लेमिनेशन बराबर क्या होगा, तो लेमिनेशन बराबर होगा कंपाउंड सब्जेक्ट। ठीक है, और कंपाउंड सब्जेक्ट बराबर क्या होगा? मेन क्लास प्लस आइसोलेट, और आइसोलेट क्या होता है? एक विचार होता है। यहां पर ये बिंदु कंप्लीट हुआ। प्रश्न उठा सर ये आया कौन से चैप्टर से है? अगर ये पूछा जा रहा है तो हम इसे किस में शामिल करेंगे? हम इसे लिखेंगे क्लासिफिकेशन में। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन कहां से आ रहा है? आपका क्लासिफिकेशन से आ रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ द टर्म? मैंने कहा थोड़ी देर पहले, ऐसे कहा कि बेटा जब भी तुम्हें ऐसे शब्द मिले ना, इसका प्रणेता कौन है, इसको टर्म को बनाया किसने था, कोइन कहां से हुआ है, इसका मतलब तुम्हें यह कहा जा रहा है भाई रट्टा मार लो। ठीक है, यहां समझने वाली बात है ही नहीं। अभी जैसे कंपाउंड सब्जेक्ट आया था तो हमने क्या किया? उसको रट्टा नहीं मारा, समझा कि कैसे बन रहा है सब्जेक्ट। यहां क्या है कि बस रट्टा मार लो। राम के पिता का क्या नाम था? भाई तुम कहोगे रुको एक बार समझता हूं मैं, दशरथ। कैसे हुआ? अरे कैसे हुआ क्या मतलब है दशरथ? ए के बाद क्या आता है मैं समझता हूं, रुको एक बार। ए के बाद बी आता है भाई, इसमें समझने वाली बात है ही नहीं। ठीक है, यहां पर आपको शब्द दिया जा रहा है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। थोड़ी देर पहले एक शब्द आया था इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, याद आया? रिट्राइवल में हमने क्या कहा था? मुरे, कैल्विन मुरे, याद आ गया? अच्छा, यहां पर जो रिट्राइवल के बाद ट्रांसफर आ रहा है, मैं एक छोटी सी लाइन बोल रहा हूं, छोटी सी लाइन सुनना। आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने मधुमक्खी देखी है? अरे वाह, मैंने सोचा कोई इधर उधर का बंदा आ जाए, कोई ऑस्ट्रेलिया वगैरह से। ठीक है, क्या होती है मधुमक्खी सर? अच्छा, मधुमक्खी क्या करती है? जैसे आज मान लीजिए किसी पर्टिकुलर प्लेस पे रह रही है, थोड़े दिन बाद में अपना प्लेस बदल देगी, फिर वहां से फिर प्लेस बदल देगी। इसका मतलब मधुमक्खी का बार बार क्या होता रहता है? ट्रांसफर होता रहता है सर। आज यहां पर, कल यहां पर, कल वहां पर, परसों वहां पर। ठीक है, बार बार क्या होता रहता है? लोकेशन चेंज। और लोकेशन चेंज को हम हमारी भाषा में बोलते हैं ट्रांसफर होना, कि भाई मेरा जो लोकेशन है वो सर बदल गया। अब क्यों? क्योंकि मेरा ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो ट्रांसफर किसका होता रहता है? बी का। मधुमक्खी को इंग्लिश में क्या बोलते हो आप? बी बोलते हो। तो कौन सा मेन है जिसका ट्रांसफर होता रहता है? बीज मैन। ठीक है, तो यहां पर हमारा आंसर भी हमें मिल गया। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर शब्द अगर आए तो देखिए सर ये रहा बीज मैन। पॉइंट समझ में आया? अच्छा, मैं ऐसे क्यों बातें कर रहा हूं? क्योंकि यहां समझाने वाली बात नहीं है, रटाने वाली बात है, इसलिए मैंने रटा दिया। ठीक है, अब जब भी ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर आएगा ना, आपको तुरंत बीज मैन याद आएगा।
आप सोचोगे मैं रोक लूं, आप रोक नहीं पाओगे, बीच में तो आएगा। ठीक है, जैसे ये शब्द आएगा ट्रांसफर, आपके तुरंत क्लिक होगा सर बीज में, बिल्कुल वैसे ही जैसे रिट्राइवल आने पर मूरे क्लिक हो रहा है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन आया कहां से सर? ना तो सर ये क्लासिफिकेशन से है, ना ये कैटलॉगिंग से है। ये प्रश्न आया कहां से है? इसको देखिए, ये आया है लाइब्रेरी सोसाइटी से। तो यहां पर प्रश्न संख्या 11 जो है हमारी, वो भी लाइब्रेरी सोसाइटी से है, पर्टिकुलरली ना तो क्लासिफिकेशन से है और ना ही कैटलॉगिंग से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास आता है इन कोलन क्लासिफिकेशन। ओ भाई बढ़िया काम हो गया, शब्द ही आ गया इसमें क्लासिफिकेशन, श्योरिटी मिल गई मुझे कि ये तो क्लासिफिकेशन से ही है। द टाइटल मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस कैन बी क्लासिफाइड एंड शार्प्ड विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से ये सब्जेक्ट बना हुआ है? तो इसमें एक सब्जेक्ट है, उसके साथ दूसरे सब्जेक्ट को जोड़ा गया है। ठीक है, और अगर एक सब्जेक्ट के साथ दूसरे सब्जेक्ट को जोड़े जाने की बात है तो इसे हम कहते हैं सब्जेक्ट डिवाइस। क्या कहते हैं इसे? सब्जेक्ट डिवाइस। ठीक है, आगे जब मैं डिवाइसेस पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ऐसे ढेर सारे एग्जांपल देके बताऊंगा कि कैसे सब्जेक्ट क्रिएट होते हैं सब्जेक्ट डिवाइस की हेल्प से। 12 नंबर जो है पता चल गया हमें, ये तो डेडिकेटली सर क्लासिफिकेशन का है, तो ये लीजिए हम इसमें लिख देते हैं 12 नंबर है क्लासिफिकेशन का। आगे चलते हैं 13 नंबर पे, हाउ द कलेक्शन नंबर ऑफ अंडर साइज्ड बुक। अंडर साइज बुक ये भी आपके क्लासिफिकेशन का हो जाएगा। ठीक है, अगर देखो ओवर साइज हो तो ऊपर की तरफ लाइन बना दो, अंडर साइज हो तो नीचे की तरफ। ये तो बोल ही रहा है अंडर साइज नहीं अंडरलाइन। अंडरलाइन कहां पर करते हैं? नीचे की तरफ करते हैं। अच्छा ओवर साइज, ओवर का मतलब ऊपर, तो ऊपर की तरफ लाइन बना दो। अच्छा आपको समझ में ही नहीं आ रहा भाई, ये अंडर साइज भी नहीं है ओवर साइज भी नहीं है, कुछ अजीब सी किताब है, अव्यवस्थित है, दोनों तरफ ही लाइन बना दो। और आपको लग रहा है ये तो सर कटी फटी है, तो सर्कल बना दो। अब ये रामायण क्या चल रही थी? रामायण ऐसी चल रही है सर कि आपके सामने जैसे लिखा हुआ है PS, ये PS किसी बुक का कोड है, एक एग्जांपल। क्योंकि मैंने अभी आपको चैप्टर तो पढ़ाया नहीं है, तो मैं अभी बातें कैसी कर रहा हूं कि भाई जितना याद रहे उतना बढ़िया, ऐसी बातें कर रहा हूं कि कुछ तो याद रहेगा ही रहेगा। ऐसे तो याद रहेगा कि सर आपने बोला था अंडर साइज, यानी पुस्तक अगर छोटी है, जो निश्चित साइज आपने डिसाइड कर रखी है उससे अगर क्या हो, छोटी हो, तो आप अंडरलाइन कर दो। यानी कि अगर PS के नीचे अंडरलाइन अगर आपने कर दिया ना, तो जब मैं आपके कैटलॉग कार्ड को पढ़ रहा हूंगा, क्लासिफिकेशन के कार्ड को पढ़ रहा हूंगा, मैं देखूंगा और उसमें अंडरलाइन दिखेगी तो मुझे समझ में आ जाएगा ये छोटी बुक की बात है। अच्छा मैं कह रहा हूं नहीं भाई बुक तो बहुत बड़ी है, साइज बुक की क्या है, बड़ी है, तो मैं क्या करूंगा इसके ऊपर लाइन। तो ओवरलाइन अगर मैं कर रहा हूं इसका मतलब बुक की साइज क्या है, बड़ी है। अच्छा मैंने कहा भाई बुक की साइज समझ में ही नहीं आ रही है, छोटी बड़ी अव्यवस्थित बुक है, अलग ही तरह की बुक है, यानी बहुत ज्यादा छोटी है या बहुत ज्यादा बड़ी है, तो उस कंडीशन में ओवर और अंडर दोनों लाइन बना दीजिए। ठीक है, अच्छा आपने कहा सर ये जो पुस्तक है ना सर ये कटी फटी पुस्तक है। किस तरह की है? कटी फटी, अव्यवस्थित है, कुछ पेज निकले हुए हैं, आधी टूटी हुई है। उस कंडीशन में क्या कर देंगे? सर्कल बना देंगे। ठीक है, क्योंकि कटा फटा इंसान क्या रहता है, घूमता रहता है। ठीक है, तो हमने कह दिया ओवरलाइन, अंडरलाइन और सर्कल। यहां तक की बात समझ में आई? अब भले आपने ये चैप्टर पढ़ा नहीं हो, लेकिन आपके माइंड में सेट हो गया कि सर ने बताया था कि कुछ भी लिखा हुआ हो उसके नीचे अंडरलाइन कर रहे हो मतलब वो पुस्तक छोटी है, ओवरलाइन कर रहे हो मतलब पुस्तक बड़ी है, और अगर ऐसे आप ओवल बना रहे हो, उसके वृत्त बना रहे हो उसके ऊपर, सर्कल बना रहे हो उसके ऊपर, इसका मतलब वो पुस्तक कैसी है? कटी फटी है। और अगर आपने दोनों तरफ ऊपर भी लाइन बना दी नीचे भी लाइन बना दी, मतलब क्या है भाई? उसकी साइज का हमें कंफर्म ही नहीं है, बहुत छोटी है या बहुत ज्यादा बड़ी है, अव्यवस्थित, आप ऐसे मान लीजिए। ठीक है, तो अब हमें क्या पूछा गया देखो, अब आप दो इस प्रश्न का उत्तर। हाउ द कलेक्शन नंबर ऑफ अंडर साइज बुक इज मार्क्ड। कलेक्शन नंबर जो अंडर साइज बुक है उसको कैसे मार्क किया जाता है? ओवरलाइन से, अंडरलाइन से, एन सर्कल से और बोल्ड से। बोल्ड का तो कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा ही नहीं है,
तो 3 ऑप्शन अपन ने पढ़े हैं। ये कह रहा है ओवरलाइन, ये कह रहा है अंडरलाइन और ये कह रहा है एन सर्कल। ठीक है, अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। सर ये किससे संबंधित था, सर ये क्लासिफिकेशन से संबंधित था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। देखो सर, हर प्रश्न जो है ना वो आपको धीरे धीरे छोटी छोटी बातें सिखाना चालू कर चुके हैं अपन। छोटे छोटे टर्म्स आपके माइंड में डालना शुरू हो गए और साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट काम चल रहा है। 2022 के पेपर में क्या पूछा गया है हमें यह पता चल रहा है। मेन काम मेरा एनालिसिस चल रहा है, मैं आपको भी कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि पेपर में क्या पूछा गया है वो आपको पता हो। जब आप किसी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपको यही नहीं पता है भाई कि पेपर में क्या पूछा जाता है, तो वो बात होगी हमें निकलना है, जाना है, कहां जाना है पता ही नहीं। आपसे पूछा जा रहा है डेस्टिनेशन आपका क्या है, कहां पर पहुंचना है कि पता नहीं, बस मैं तो जा रहा हूं, चले जा रहा हूं। तो लोगों को 10 साल प्रिपरेशन करते हुए इसलिए निकल जाते हैं क्योंकि उनके पास डेस्टिनेशन नहीं है। कुछ बच्चे 3 महीने में सेलेक्ट होकर आनंद लेते हैं जीवन का, क्योंकि उनको पता होता है क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। इसलिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर। पहले यह पता हो कि पढ़ना क्या और छोड़ना क्या। ठीक है, अब यहां पर आ गया हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। 13 तक की बात हमारी हो गई है। 13 किससे संबंधित था, क्लासिफिकेशन से। 14 नंबर है बुक्स ऑफ अननोन और डाउटफुल ऑथरशिप इज नोन एज। अगर मान लीजिए अननोन या डाउटफुल ऑथरशिप की अगर पुस्तक है तो उसके लिए क्या आएगा, एपोग्राफ आएगा, इनकुनाबुला आएगा, एपोक्रेफल बुक आएगा या ब्लू बुक आएगा। इसके लिए कौन सा टर्म अपन यूज करेंगे बताइए। इसके लिए अपन यूज करते हैं एपोक्रिफल। ठीक है, एपोक्राइफल पुस्तक जो होती है उसका मतलब होता है जो ऑथर है वो क्या है, डाउटफुल है। और इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन में। किस में पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन में। जब हम कलेक्शन नंबर की बात कर रहे होंगे, बुक नंबर की बात कर रहे होंगे, उस समय ये वाला डिस्कशन हमारा आएगा। ठीक है, और ये भी ऐसे मान सकते हैं आपकी रट्टे वाली बात है कि डाउटफुल और अननोन ऑथर दिखते ही आपको क्या करना है, एपोक्राइफल बुक्स करना है। इसके बाद 15 नंबर जो क्वेश्चन हमारा आ रहा है, इसकी अगर बात करें, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी इज डेवलप्ड एंड मैनेज्ड बाय। अब देखो टीकेडीएल पूछ लिया इसने, क्या पूछ लिया इसने, टीकेडीएल। अब ये पूछ रहा है भाई टीकेडीएल। हमने कहा सबसे पहली बात तो ये कि जो 15 नंबर प्रश्न हमारे सामने आ रहा है ये ना तो क्लासिफिकेशन से जुड़ा हुआ है और ना ही कैटालॉगिंग से जुड़ा हुआ है। पहला बिंदु ये। ठीक है, अब अगर इन दोनों से जुड़ा हुआ नहीं है इसका मतलब ये किस में है, लाइब्रेरी सोसाइटी में। और वैसे एक चैप्टर आता है जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर, और इस कंप्यूटर का एक पार्ट है ई रिसोर्सेस। ठीक है, इस ई रिसोर्सेस के अंतर्गत जो है वो आपके टीकेडीएल से जुड़े हुए क्वेश्चन जो है वो उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अब हमने कहा टीकेडीएल ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी जो है वो किससे संबंधित है या किसने डेवलप और किसने मेंटेन किया जा रहा है। देखो टीकेडीएल ट्रेडिशनल नॉलेज की बात चल रही है। सबसे पहली बात, इसको मैनेज कौन कर रहा है, मैनेज आरआरएलएफ कर रहा है, नहीं। नेशनल लाइब्रेरी कर रही है, नहीं। इसे मैनेज कर रहा है आयुष। तो यहां पर देखो अगर एक चीज भी अगर आपको आ रही है तो आराम से आंसर बन जाएगा, क्योंकि मुझे यही याद है टीकेडीएल बराबर आयुष। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है इसको डेवलप किसने किया, सीएसआईआर ने। ठीक है, ये दोनों ही बातें जो है ये हमारी किससे जुड़ी हुई है, ई रिसोर्सेज की जब हम बात कर रहे होते हैं तो वहां पर है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। अच्छा किसके लिए काम कर रही है, ये काम कर रही है भाई कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको क्या किया जाए, सिक्योर रखा जाए। उसको सुरक्षित रखने के लिए जो पुरानी पुस्तकें हैं उनको स्कैन करके ये अपने पोर्टल पर डाल रहे हैं ताकि लंबे टाइम तक जो पुराना डेटा है वो सुरक्षित रहे, क्योंकि पुस्तकें तो थोड़े टाइम बाद में खराब हो जाएगी, उनके पेपर अलग अलग हो जाएंगे, अव्यवस्थित हो जाएंगे, तो उनको स्कैन करके उनकी पीडीएफ बना के ये अपने पोर्टल पे डाल देते हैं। अच्छा आगे चलते हैं 16 नंबर पे।
16 नंबर है अरेंज द फॉलोइंग करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू कोलन क्लासिफिकेशन। अब कोलन क्लासिफिकेशन के अंतर्गत पूछा जा रहा है, इसका मतलब 16 नंबर प्रश्न किससे संबंधित हो गया? 16 नंबर प्रश्न संबंधित हो गया आपके क्लासिफिकेशन से। अब आप धीरे धीरे समझ पा रहे होंगे कि कौन सा पार्ट है जिसको मुझे एम्फेसाइज सबसे ज्यादा करना है ना। अब यहां पर कैसे करना है, A2:5 2A 2 3 4, इनमें सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ये प्रश्न पूछा गया है। और ध्यान से देखिएगा, मैं सिर्फ आपको ऐसे ही अपनी तरफ से उत्तर बता रहा हूं, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसके लिए तो जब चैप्टर आएगा तब बात आएगी। ठीक है, सबसे पहले हम मेन क्लासेस लिखते हैं। यहां पर अगर हम देख रहे हैं जो मेन क्लासेस के फॉर्मेट है, ठीक है, यहां पर सबसे पहले क्या आएगा, A2:5 2A सबसे पहले आना है। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन हो गया, और 2A के बाद में नेक्स्ट आप क्या आएगा, और सिंबलाइजेशन नहीं है, तो 2 भी तो मेन क्लास है। हाँ, तो 34P, वैसे इसमें ऑप्शन तो सारे ही गलत है।:5 एनर्जी के लिए आ रहा है, ये बात बिल्कुल ठीक है। 2 अगर मेन क्लास लेके उसके साथ सेमिनल को यूज किया जाए तो 2 भी ठीक है, और 2 के साथ स्मॉल a तो जनरल मेन क्लास है, वो भी आ गया। हाँ, तो वो वहां पर अगर हम ले रहे हैं तो आगे ऑप्शन गलत हो गए फिर सारे, क्योंकि आगे सिंबलाइजेशन तो है ही नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग आपका डिलीटेड है। ठीक है, आप आंसर की में जाके चेक करेंगे, आपको ये वाला प्रश्न जो है वो डिलीट मिलेगा। ठीक है, मेरा तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है इसलिए मैं कह रहा हूं डिलीट है, आप भी जब चेक करेंगे तो आपको ये वाला प्रश्न जो है वो डिलीट मिलेगा। कंफर्म भी कर लेते हैं कि वास्तव में डिलीट हुआ है क्या ये प्रश्न। इसके लिए हम इसी की वेबसाइट पे चलते हैं, और ये अपन चलते हैं आंसर की में। पेपर 2 के आंसर की क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 16। ये देखिए डिलीट है ये, और डिलीट क्यों है, क्योंकि इसमें कोई भी विकल्प प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से इसको डिलीट किया गया है। चलिए जी, तो 16 नंबर था किसका, वैसे तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कि 16 नंबर किसका था, डिलीट हो गया, ये अलग बिंदु है। हम तो अभी ये देख रहे हैं कि 100 प्रश्न में खेल क्या चल रहा है, कौन सा प्रश्न किस चैप्टर से आ रहा है, ये वाला खेल समझ रहे हैं अपन। ठीक है, इसके बाद में 17 नंबर देखिए, अकॉर्डिंग टू द AACR एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग। कैटालॉगिंग शब्द मैंने बोल दिया, इसका मतलब आप तुरंत समझ गए ये किस पार्ट से, कैटालॉगिंग वाले पार्ट से। तो पहले तो इसको फिक्स कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो आपका पूछा गया है कैटालॉगिंग से। ठीक है, और ये जो कैटालॉगिंग से प्रश्न पूछा गया है क्या है सर, ये है अकॉर्डिंग टू द AACR 2 इंफॉर्मेशन टेकन फ्रॉम आउटसाइड टू बी शॉन विद इन। बाहर से जो इंफॉर्मेशन ली जाती है उसको किस में लिखा जाता है सर, बाहर से लेने वाली इंफॉर्मेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट को बड़ा कोष्ठक बोल देते हैं। ठीक है, ये AACR जो पद्धति है उसके लिए है, आगे जाके हम आपको AACR पढ़ाएंगे, उस समय आपको बहुत अच्छे से ये बातें बताई जाएगी। ठीक है, तो 17 नंबर आ गया कैटालॉगिंग से, फिर 18 नंबर पे चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न आता है, द वर्क ऑफ प्लेसिंग द बुक्स एट द राइट प्लेस विच वर मिसप्लेस्ड बाय द रीडर एट इम्प्रॉपर शेल्फ इज नोन एज। अगर मान लीजिए आपने उन पुस्तकों को जिन्हें पाठकों द्वारा गलत निधानियों में रख दिया जाता है, मैं कहता हूं इस प्रश्न को है ना आप अपनी रूटीन लाइफ से जोड़िए एक बार के लिए। आपके पास 2 अलमीरा पड़े हैं, ठीक है, आपको इस अलमीरा में कोई पुस्तक रखनी थी, रख आपने इसमें दी। किसी दिन फिर आप वहां आए,
आपने देखा यार ये पुस्तक रखनी इसमें थी और मैंने रख इसमें दी, और आपने उसको वापस ठीक कर दिया, जहां पर रखनी थी वापस रख दी। आप ये जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हो पुस्तक की सही प्लेस डिसाइड करने का, उसके अरेंजमेंट को ठीक करने का, इसको हम क्या बोल रहे हैं? निधानी नियतन, भंडारण सत्यापन, निधानी परिशोधन, भंडारण स्थानांतरण। तो भाई इधर तो बस की बात नहीं है अपने, इधर चलते हैं अपन। शेल्विंग बोलते हैं, स्टॉक वेरिफिकेशन बोलते हैं, सेल्फ रेक्टिफिकेशन बोलते हैं, स्टॉक शिफ्टिंग बोलते हैं। देखो सर, स्टॉक शिफ्टिंग, आपने कहा देखो सर मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं, लेकिन स्टॉक शिफ्ट थोड़ी कर रहे हो आप तो शिफ्ट नहीं कर रहे हो, आप पहले से वहीं पर थी वो चीज, आप उसको ठीक कर रहे हो। शिफ्ट करने का मतलब होता है इस चीज को यहां से उठाकर यहां रखना, वो होती है शिफ्टिंग। और शिफ्टिंग का मतलब क्या है? गलती नहीं हुई है, आप प्लेस बदल रहे हो, उसे शिफ्टिंग बोलते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं जयपुर शिफ्ट हो रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि कोई भूल है उसको सुधारा जा रहा है। शिफ्ट होने का मतलब है लोकेशन बदला जा रहा है। बुक को रूम नंबर 1 से रूम नंबर 2 में शिफ्ट करना है, तो कोई मिस्टेक नहीं है। शिफ्टिंग का मतलब करेक्शन नहीं है। यहां पर एक दूसरा टर्म आ रहा है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन होता है करेक्शन ऑफ एन एरर। कोई भी गलती हो गई है, भूल हो गई है, उसको सुधारने के लिए रेक्टिफिकेशन किया जाता है। और आपने जब 9th क्लासेस में स्पेलिंग्स पढ़े होंगे इंग्लिश में बहुत सारे, तो टीचर बोलते होंगे कि भाई तुम ये स्पेलिंग गलत बोल रहे हो, इसमें सुधार करो। तो उनकी तरफ से एक शब्द आता था रेक्टिफाई करो, इसे रेक्टिफाई करो मतलब क्या है? सुधार करो। तो आपने बुक जो है वो गलत स्थान पे रख दी है, तो अब क्या कर लो? उसका सुधार कर लो। तो आंसर क्या होगा? सेल्फ रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन कर कहां पर रहे हैं? सेल्फ पे। सेल्फ किसे बोलते हैं? वो जो रैंक बनी हुई है, निधानी जिसे आप बोल रहे हो हिंदी में, उस रैंक को सेल्फ बोल रहे हैं अपन। उस सेल्फ में रेक्टिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो सेल्फ रेक्टिफिकेशन का मतलब हो गया, अगर आपने कोई पुस्तक गलत जगह पर रख दी है तो उसको वापस ठीक करना। याद रहेगा ये? सेल्फ रेक्टिफिकेशन याद रहेगा, ठीक है। तो ये किससे जुड़ा हुआ है सर? सेल्फ रेक्टिफिकेशन, या ये पूरा क्वेश्चन किससे जुड़ा हुआ है? ये हम क्लासिफिकेशन कैटालॉगिंग दोनों में रख सकते हैं, फिर भी हम इसको क्लासिफिकेशन वाली कैटेगरी में रखेंगे ताकि समझना इजी रहे। तो ये 18 नंबर हमारा क्लासिफिकेशन का पार्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रंथाना। ये ग्रंथाना जो है किसका ऑफिशियल पब्लिकेशन है? देखो सर, पहली बात तो ये समझ लो, ना तो इसका क्लासिफिकेशन से लेना देना है, ना कैटलॉगिंग से लेना देना है। ये लाइब्रेरी सोसाइटी की बात आ गई फिर से, ठीक है। तो पहले तो मैं इसको कैटेगराइज करता हूं, मैं कहता हूं कि भाई ये किसके अंदर कैटेगराइज होगा? लाइब्रेरी सोसाइटी में कैटेगराइज होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो जो ग्रंथाना है वो किसका पब्लिकेशन है? ये बात हमारी चल रही थी, ग्रंथाना किसका पब्लिकेशन है? तो ग्रंथाना पब्लिकेशन है हमारे पास ILA का, आइटलिस का, RRRLF का और आइसलिक का। तो ग्रंथाना आपके पब्लिकेशन होगा RRRLF का। देखो दो शब्द याद रखना बेटा, ग्रंथाना और टैगोर, ये फेवरेट है एग्जामिनेशन के। ग्रंथाना और टैगोर दोनों शब्द दिख जाए ना तुम्हें, तुरंत RRLF कर देना। क्या बोले मैंने? दो शब्द, ग्रंथाना और टैगोर। ये दो शब्द अगर हमें दिख जाए तुरंत क्या कर देना है? RRRLF कर देना है। जैसे ही मुझे दिखा ग्रंथाना, जैसे ही मुझे दिखा टैगोर, तुरंत मैं क्लिक कर दूंगा किसको? RRRLF को। ये RRR 3 बार क्यों आ रहा है? राजा राम मोहन राय। और LF क्या है? लाइब्रेरी फाउंडेशन। याद रह जाएगा, ठीक है। ये RRLF हो गया, किससे संबंधित था वो भी अपन ने लिख लिया। अगला है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी फर्स्ट अपीयर्ड। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी फर्स्ट कब अपीयर हुआ था? 47 में, 57 में, 67 में, 37 में। तो ये है 1957। क्या हो जाएगा? 1957। अच्छा, ये किससे संबंधित है? ये आपका संबंधित है लाइब्रेरी सोसाइटी से, ठीक है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, अगला आता है द वर्ल्ड
आर्क्यूज इज मोस्ट रिलेवेंट टू, किससे संबंधित होता है? देखो एक बात सुनना, अभी मैंने वेबसाइट ओपन किया, मैंने आंसर की पे क्लिक किया, वहां पर 3-4 आंसर की आ रही थी, फिर मैंने आरक्यू पे क्लिक किया, तब जाके पुरानी आंसर की जो है वो खुली। मैं आपको फिर से ये चीज प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं। जैसे हम जब यहां पर, ये देखो आंसर की पे क्लिक करने पर ये 5-6 आंसर की आई थी, फिर मैं देखो कहां पर क्लिक कर रहा हूं, आरक्यू पे क्लिक कर रहा हूं, और आरक्यू पे क्लिक करने पर फिर ये देखो कितनी सारी आंसर की आ गई है। मतलब इसमें पुरानी से पुरानी आंसर की जो है 2018, अब देखो आप 2017, 2016, 16 तक की आंसर की यहां पर पड़ी है। तो आरक्यू पे जब क्लिक किया गया तो उससे हुआ क्या है, बस ये समझना आपको। हिस्टोरिकल मटेरियल किससे संबंधित है ये शब्द? नेशनल बिब्लियोग्राफी, फ्री ऑफ चार्ज और फैमिली मेंबर। हिस्टोरिकल मटेरियल भाई देखते ही पता चल रहा है। तो अच्छा, ये क्वेश्चन संबंधित किससे था? ये था कॉमन सेंस से। जब आप लाइब्रेरी साइंस पढ़ ही रहे हैं तो ये लाइब्रेरी सोसाइटी में रख लीजिए या क्लासिफिकेशन में रख लीजिए, कैटालॉगिंग में रख लीजिए, पर्टिकुलर इसका कोई चैप्टर नहीं है। ये अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि उसके लिए क्या शब्द यूज करेंगे। फिर भी अगर रखना चाहे तो किस में रखेंगे? तो इसको हम लाइब्रेरी सोसाइटी में रखेंगे। तो 21 नंबर भी लाइब्रेरी सोसाइटी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, फिर 22 देखिए। 22 आता है हमारे पास, हाउ मेनी जोन्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन एरे बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन। डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा एक सारणी में कितने क्षेत्रों को मान्यता दी गई है? तो एक सारणी में 5 जो क्षेत्र है उनको मान्यता दी गई है डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 5। अच्छा सर, ये एक प्रश्न किससे संबंधित है? तो ये है कैनन से जुड़ा हुआ प्रश्न। ठीक है, और ये संबंधित है आपके क्लासिफिकेशन से। तो 21 के बाद ये 22, वो जोन मेन क्लासेस के जोन की बात नहीं है ये। ठीक है, ये एरे के जोन है, ये अलग क्वेश्चन है। उसके बाद है द ऑथर ऑफ द बुक एंटाइटल स्टडी ऑफ जनरल कैटेगरीज एप्लीकेबल टू क्लासिफिकेशन। अच्छा, ये किससे संबंधित हो गया? पहले ये बताइए 23, ये क्लासिफिकेशन, क्योंकि क्लासिफिकेशन की पुस्तक का ही पूछा जा रहा है। ठीक है, अच्छा, द ऑथर ऑफ द बुक एंटाइटल, पुस्तक का नाम है स्टडी ऑफ जनरल कैटेगरीज एप्लीकेबल टू क्लासिफिकेशन, यानी कि ऐसी कौन सी जनरल कैटेगरीज है जो एप्लीकेबल होती है क्लासिफिकेशन के लिए, और इस पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? तो एरिक डी ग्रोलियर है, बारबरा काइल है, WC बर्विक सेयर है, और ऐसा रंगनाथन है। तो एक अच्छे से बात सुनना और ध्यान से सुनना, क्योंकि ये रट्टे वाला प्रश्न है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। कौन सी पुस्तक किसने लिखी है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, लेकिन रटना है तो रटना कैसे है वो सुनिए। पुस्तक का नाम एक बार फिर से पढ़ो, स्टडी ऑफ जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी है, और किसकी जनरल कैटेगरी है? क्लासिफिकेशन की। जो एप्लीकेबल जनरल कैटेगरीज है उनकी बात चल रही है। मैंने कहा भाई एक बात है छोटी सी। ठीक है, एक बंदा है जिसका नाम है एरिक। ठीक है, और एरिक के साथ में इसलिए डी लगा रहे हैं, दी आपने सुना होगा, हम इंग्लिश टर्म यूज करते हैं THE ऐसे, और आपने ऐसा पढ़ा होगा कि ये नाम तब यूज किया जाता है जब कोई भी स्पेसिफिकेशन की बात हो। जैसे द गंगापन बोल रहे हैं तो वो यूनिकनेस आ गई उसमें। ठीक है, तो जो एरिक है उसने सोचा कि मैं अपनी एक यूनिक कैटेगरी बना लूं, तो उसने अपने नाम से पहले लगाया दी, उसके साथ में उसने क्या जोड़ा? ग्रोलियर। तो नाम तो सिर्फ इस बंदे का क्या है? एरिक है, लेकिन इसने कहा मैं अपनी एक यूनिक कैटेगरी बनाऊं, इसलिए एरिक ने अपने नाम के साथ जोड़ा दी ग्रोलियर। क्या जोड़ा इसने? दी ग्रोलियर। तो एरिक डी ग्रोलियर जो है इसका एक्चुअल नाम बन गया। अब हमने कहा कि क्लासिफिकेशन के ऐसे कैटेगरीज जो क्लासिफिकेशन में एप्लीकेबल हो, ये कैटेगरीज के लिए पुस्तक किसने लिखी थी? अब आपको याद आएगा, सर ने बताया था कि दी जोड़ा था किसी ने। अब इतना याद भी अगर आ गया, आंसर पिक कर लोगे, देख लो। अगर इतना सा भी याद आ गया, दी जोड़ा था, DED याद रह जाएगा तो भी आंसर हो जाएगा।
फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो किसके साथ दी जोड़ा था? एरिक ने अपने नाम के साथ। किसने भाई? एरिक ने। एरिक ने अपने नाम के साथ दी जोड़ा था, तो एरिक डी ग्रोलियर। तो ये लीजिए सर आंसर हो गया। सर ये पुस्तक जो है क्लासिफिकेशन से संबंधित है, तो इसलिए मैंने इसको क्लासिफिकेशन वाली कैटेगरी में रख दिया। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने 23 यहां पर लिख दिया है। ओके, 24 के ऊपर चलते हैं। 24 हमारे पास आता है, ए क्लासिफिकेशन डिवाइस टू अरेंज डॉक्यूमेंट बाय सब्जेक्ट और फॉर्म और बोथ और बाय एनी रिकॉग्नाइजेबल लॉजिक ऑर्डर इज कॉल्ड। ऐसा वर्गीकरण जिसमें विषय या प्रकार या इन दोनों या अन्य मानक तार्किक क्रम, देखो क्रम की बात आ गई है, इसका मतलब ये भी किससे संबंधित है? ये भी है आपके क्लासिफिकेशन से संबंधित। तो 24 जो है वो किससे संबंधित हो गया? क्लासिफिकेशन से। ठीक है, क्रम के अनुसार प्रलेखों का संयोजन किया जाता है, उसे कहते हैं नॉलेज क्लासिफिकेशन, बुक क्लासिफिकेशन। दोनों नॉलेज और बुक क्लासिफिकेशन दोनों को ऐड कर देते हैं। और कंटेंट्स क्लासिफिकेशन, सर कंटेंट जो है उसमें बुक वाली बात तो खत्म हो गई, उसमें तो कंटेंट की बात हो रही है डायरेक्टली, ये वाला ऑप्शन तो हो गया बाहर। अब नॉलेज वर्गीकरण क्या होता है? पूरा का पूरा जो नॉलेज है उसका वर्गीकरण करना। तो ऐसा वर्गीकरण जिसमें विषय और विषय तभी बनेंगे जब ज्ञान का वर्गीकरण होगा। तो ये वाली बात तो ठीक है। विषय या प्रकार, प्रकार का मतलब क्या हो गया भाई? यहां पर आप डॉक्यूमेंट्स के प्रकार की बात कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब बुक की भी बात होगी। तो दोनों चीजों की बात होगी, ज्ञान वर्गीकरण की और पुस्तक वर्गीकरण की। तो आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। अच्छा, किससे संबंधित है? हम पहले ही बता चुके हैं, ये क्लासिफिकेशन से संबंधित है। उसके बाद है द इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कम से कम 20-25 बार ये पीवाईक्यू में रिपीट हुआ है। जो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है डीडीसी का, उसको किस नाम से जानते हैं? उसको जानते हैं अपन वेब डेवी के नाम से। ठीक है, इसको किससे नाम से जानते हैं? वेब डेवी। जो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है ऑफ डेसिमल क्लासिफिकेशन उसको जानते हैं वेब डेवी के नाम से। देखो अब आप इस क्वेश्चन को जब राजस्थान यूनिवर्सिटी के पेपर में देखेंगे तो राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जब आंसर की जारी की तो उन्होंने क्या किया कि इसको डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन और वर्ड क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक वर्जन। तो इन्होंने क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉनिक डेवी लिख दिया इसके लिए। ठीक है, जबकि आरएमएसएसबी ने जो आंसर की जारी की उन्होंने किसको सही माना? उन्होंने वेब डेवी को सही माना है। और हमें तो किसके अकॉर्डिंग अभी काम करना है सर? हम आरएमएसएसबी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। अगर आरएमएसएसबी ने कह दिया ना कि रात है तो हम कह देंगे हाँ रात है, और वो कहते दिन है तो हम कह देंगे हाँ दिन है भाई। ठीक है, क्योंकि हम किस बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं? आरएसएसबी के बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। तो आरएसएसबी अभी सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये वाला प्रश्न मैंने फिर बताया है आपको, ये लाइन जब आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो लाइब्रेरियन के पेपर में जब ये प्रश्न देखेंगे उसमें उसका उत्तर थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, बट हमें किसको मान के चलना है? हमें चलना है वेब डेवी को मानकर। ठीक है, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है ये, लेकिन मैंने आपका कॉन्ट्राडिक्शन बिल्कुल कंप्लीट हटा दिया है क्योंकि हमें मतलब है सीधा आरएमएसएसबी क्या मानता है उससे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारे पास ये प्रश्न किससे संबंधित था? तो सर ये डेडिकेटली क्लासिफिकेशन का था, तो ये मैं 25 नंबर भी क्लासिफिकेशन में डाल देता हूं। ठीक है, 26 नंबर पे चलते हैं। इन ए क्लासिफिकेशन स्कीम डिवाइस आर यूटिलाइज टू। ठीक है, जो वर्गीकरण पद्धति है, एक वर्गीकरण पद्धति में विधियों का उपयोग किया जाता है किसके लिए? इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ नोटेशन, डिक्रीज द कैपेसिटी। डिक्रीज के लिए तो क्यों ही विधियों का प्रयोग करेंगे, है ना? नेगेटिव पर्सपेक्टिव है उनको तो पहले ही आप हटा दो कि ये वाले ऑप्शन जो है वो तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, इनका तो चांस ही नहीं बनता कि ये हो सकते हैं। एक्सपोज द बेसिक क्लास, ये सॉरी एक्सप्रेस द बेसिक क्लास, बेसिक क्लास को एक्सप्रेस करने के लिए वर्गीकरण की पद्धति होती है। असाइन नोटेशन, नोटेशन असाइन करने के लिए, नोटेशन तो पहले से असाइन होता है सर। अगर आपको मैं ये बोलूं अंग्रेजी वर्णमाला,
अब आप क्या करोगे, इसमें अंग्रेजी वर्णमाला तो पहले से डिफाइन है, ABCD Z लास्ट आएगा, काम खत्म। मैं बोलता हूं मैथमेटिक कैलकुलेशन, तो आपको पता है 0 से 9 के बीच के सारे नंबर क्रिएट होंगे, सारी कैलकुलेशन उन्हीं में होगी। ठीक है, मैं बताता हूं आपको कि डॉलर का साइन, तो आपने कहा सर ये सिंबल है, अब आप इसमें बता क्या रहे हो, वो तो है। इसका मतलब नोटेशन में असाइन नोटेशन वाला डिस्कशन जो है उसका वैल्यू नहीं है। डिक्रीज द कैपेसिटी, ये तो होगा ही नहीं। अब दो ऑप्शन है, एक्सप्रेस द बेसिक क्लास। बेसिक क्लास सिंपल सब्जेक्ट, सिंपल सब्जेक्ट जो है वो डिस्कशन हमारा पहले हुआ था, लेकिन वहां पर डिवाइस की बात रिक्वायर्ड नहीं थी। तो डिवाइस किसके लिए यूज करेंगे, इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ नोटेशन। अंकन जो है उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए। अंकन क्या होता है सर, अंकन होता है किसी चीज को शॉर्ट में लिखना। आपका नाम है मोहन सिंह, आपने लिख दिया MS, ये आपने नोटेशन कर दिया सर। ठीक है, आपने मोहन सिंह नहीं लिखा, आपने कहा सर मोहन सिंह लिखने में टाइम ज्यादा लगेगा, तो मैं एक काम करता हूं शॉर्ट में लिख देता हूं, MS लिख दिया आपने। इसका मतलब आपने क्या कर दिया है, नोटेशन कर दिया, आपने अंकन कर दिया है। बात समझ में आ गई। तो वैसे जब चैप्टर्स पढ़ेंगे, मैं अभी सिर्फ छोटे छोटे टर्म्स आपको बताते जा रहा हूं, और मेरा अभी का उद्देश्य सिर्फ यह है कि आप पेपर में क्या आया है ये आपको पता चले। ठीक है, तो इन क्लासिफिकेशन स्कीम, तो सही सबसे इंपॉर्टेंट बात तो 26 नंबर भी किसका पार्ट है, क्लासिफिकेशन का। ठीक है, डिवाइस आर यूटिलाइज किसके लिए यूज किया जाता है, तो इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ नोटेशन, नोटेशन की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए। 27 नंबर प्रश्न आता है, इन रेफरेंस ऑफ मोड ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन। सब्जेक्ट फॉर्मेशन वर्ड जब भी मिले तुरंत उसको किस में रख दो, क्लासिफिकेशन में रख दो। ठीक है, मोड्स ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ फॉर्मेशंस, ठीक है, द स्पेसिफिक स्टडी एरिया विच आर रिलेटेड टू सेम एंड आइडेंटिकल सब्जेक्ट आर कैटेगराइज एज। जब आप किसी सब्जेक्ट के बारे में स्पेसिफिक स्टडी कर रहे हैं, किसी एरिया के बारे में, और उन एरिया के बारे में जो एक दूसरे के बिल्कुल समान नजर आते हैं, उनके लिए क्या होगा, फ्यूजन होगा, क्लस्टर होगा, डिस्टिलेशन होगा या लिमिनेशन होगा। तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सम्मोहन, सब्जेक्ट बंडल इसे बोलते हैं अपन, और इसके लिए टर्म यूज किया जाता है क्लस्टर। क्या वर्ड यूज किया जाता है, क्लस्टर। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, तो ये वाला क्वेश्चन आप देखते ही उड़ा दोगे। ठीक है, तो क्लस्टर यहां पर आंसर हो गया हमारा। उसके बाद अगला प्रश्न है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर डिजीज कवरेज। प्रिंसिपल कैनन लो, कैनन लो प्रिंसिपल, लो कैनन प्रिंसिपल, लो प्रिंसिपल कैनन। निम्नलिखित का उनके घटते कवरेज या क्षेत्र के अनुसार क्या करना है, सही क्रम जमाना। आपको कौन सा सही क्रम होगा घटते हुए क्रम में, वो आपको डिसाइड करना है। सबसे पहले घटते हुए क्रम में बोला है, आप बढ़ते हुए क्रम को अगर आपको याद रख रखा आपने, वहीं से काम हो जाएगा। तो आप रिवर्सल चल लीजिए इसे। सबसे छोटी चीज जब अपन पढ़ना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले अपन किसी भी चीज का सर सूत्र पढ़ते हैं, यानी कि कैनन। कैनन जब हमें समझ में आ जाते हैं, फिर हम जाते हैं उसके प्रिंसिपल के पास, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, सिद्धांत क्या है। जब सिद्धांत समझ में आ जाते हैं, तब हम किसके पास जाते हैं, लो। लो का मतलब है पूरा का पूरा एक ओवरऑल कैलकुलेशन। तो यहां पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, कैनन प्रिंसिपल लो। घटते हुए क्रम में बोला था, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अच्छा सर, ये संबंधित किससे है, ये भी आपके क्लासिफिकेशन से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि जब वर्गीकरण शुरू करेंगे तो इसी टर्म्स के साथ शुरू करेंगे अपन। ठीक है, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 29, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। कौन सा, एवरी बुक टू इट्स रीडर, ये कौन सा सूत्र है, मोनिका बताइए कौन सा सूत्र है, ये थर्ड है। चलिए जी, तो ये हो गया थर्ड लो। तो सेकंड लो कौन सा होता है, पहला लो कौन सा होता है, पुस्तक के उपयोग के लिए, बुक्स आर फॉर यूज, पहला हो गया। दूसरा, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, एवरी रीडर हिज और हर बुक। ठीक है, और तीसरा हो गया हमारे पास एवरी बुक इट्स रीडर। ठीक है,
एवरी बुक्स टू इट्स रीडर, यही है थर्ड। और उसके बाद फोर्थ हो गया सेव द टाइम ऑफ रीडर। क्या हो गया भाई फोर्थ? सेव द टाइम ऑफ रीडर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, क्लास में हूं, वापस करता हूं। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो पहला सूत्र तो हमें पता चल गया, पांचवा क्या है बता दीजिए? लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो लाइब्रेरी है वो एक वर्धनशील संस्था है। तो हमें तो सीधा पूछा गया कौन सा है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? थर्ड लॉ। अच्छा, ये किससे संबंधित है? ये सर आपके लाइब्रेरी सोसाइटी से संबंधित है, यानी कि 29। ठीक है, आप चाहे तो यहां पर भी इसको पढ़ सकते हैं, क्लासिफिकेशन के बेसिक जब अपन पढ़ रहे होते हैं वहां पर भी इसको पढ़ा जा सकता है। बाकी अगर हम रखें तो इसको कैटेगराइज करते हैं 29 में। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग। टेक केयर ऑफ कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग। पहले तो ये समझ लीजिए, कैनन शब्द आते ही तुरंत समझ लीजिए बात किसकी है? क्लासिफिकेशन और कैटालॉगिंग ही मिक्स्ड है, लेकिन कैटेगरी वाइज अगर इसको रखा जाए तो हम कैटेगरी बनाते हैं इसकी क्लासिफिकेशन वाले में, क्योंकि मैं सबसे मेजर टर्म यही मानता हूं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे बड़ा नंबर जो है वो यहीं से निकल के आ रहा है। अभी तो हम 30 पे चल रहे हैं, आप देख रहे हो कैटालॉगिंग से सिर्फ एक प्रश्न आया अभी 30 के अंदर। ठीक है, हाँ, कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग की अगर बात करें तो शॉर्ट हेडिंग के लिए अप्रोच टू यूजर क्या करता है? ये उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण को बताता है, अरेंजमेंट ऑफ एंट्री करता है, परमानेंस ऑफ हेडिंग करता है, कंसिस्टेंट इन प्रिपरेशन ऑफ एंट्रीज करता है। शॉर्ट हेडिंग का मतलब क्या होता है? शॉर्ट हेडिंग का मतलब होता है ऐसी हेडिंग जो अंडरस्टूड हो, जिसको समझा जा सके, उसको शॉर्ट हेडिंग कहते हैं। तो कोई भी उपयोग करता है वो ऐसी हेडिंग बनाएगा जो उसके समझ में आए। इसका मतलब ये उसका दृष्टिकोण है, ये उसके विचार है। और अगर उसके दृष्टिकोण की बात चल रही है तो इसे हम कहते हैं अप्रोचेस टू यूजर। ठीक है, अच्छा, हेडिंग ऐसी बनाई जाए जो आपके भले समझ में नहीं आए, जो यूजर है उसके समझ में आए। इसका मतलब वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं कि मैं अपने लिए कोई हेडिंग बना लूं और मुझे समझ में आ जाए। सर, आप लाइब्रेरियन हो, आप ऐसी हेडिंग बनाओ जो आपकी लाइब्रेरी में पढ़ने वाले उपयोग करता है, लाइब्रेरी को उपयोग करने वाले लोग हैं, उनको समझ में आए, ऐसी हेडिंग बनाइए। उसे बोलते हैं कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग, यानी हेडिंग ऐसी हो जो आने वाले लोगों को, रीडर को, ठीक है, उनको क्या आए? समझ में आए। उसे अपन बोलते हैं शॉर्ट हेडिंग। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, 30 नंबर किससे संबंधित है? मैंने बता दिया 30 नंबर आपके क्लासिफिकेशन से संबंधित है। इसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द अल्फाबेटिकल पार्ट ऑफ CCC कोलन क्लासिफाइड कैटालॉगिंग कोड। CCC का आंसर क्या है? क्लासिफाइड कैटालॉगिंग कोड। कैटालॉगिंग शब्द आ गया ना बीच में, इसका मतलब ये किससे संबंधित हो गया? ये 31 इधर आ गया भाई, ये 31 इधर आ गया, तो कैटालॉगिंग से संबंधित है। अच्छा, कह क्या रहा है? प्रश्न क्या कह रहा है? इसको देखिए एक बार के लिए। 31 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज आर नॉट इंक्लूडेड अल्फाबेटिकल पार्ट ऑफ CCC में कौन सी एंट्री नहीं होती? बुक इंडेक्स होती है, क्लास इंडेक्स होती है, क्रॉस रेफरेंस एंट्री नहीं होती, क्रॉस इंडेक्स एंट्री होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्रॉस रेफरेंस एंट्री। तो यहां पर C आपका आंसर हो जाएगा। क्रॉस रेफरेंस एंट्री किससे संबंधित था? कैटालॉगिंग से। कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्या कहता है? किससे एसोसिएटेड है? देखिए, कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट किससे एसोसिएटेड है? वर्बल प्लेन से है सर, आइडिया प्लेन से, नोटेशनल प्लेन से। देखो बेटा, अब यहां एक शब्द आ चुका है प्लेन, तो तुम एक बार के लिए मेरी बात सुन लो। प्लेन क्या होता है? प्लेन का मतलब है चरण। कोई भी काम करते हैं उसके चरण होते हैं, 1 नंबर पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। तो हम कह रहे हैं कि भाई पूरी की पूरी जो रामायण चलती है ना लाइब्रेरी में, उसके टोटल 4 चरण है। बेसिक लेवल पर 3 है, एक 4 नंबर चरण हम और मान के चलते हैं। अच्छा, सबसे पहला चरण कौन सा है? देखो, सबसे पहले वर्गीकरण करना है, एनालिसिस ऑफ क्लास करना है। इसको हम बोलते हैं आइडिया प्लेन। इसको क्या बोलते हैं? आइडिया प्लेन। आइडिया कर लिया, माइंड में आइडिया आ गया
कि ऐसे ऐसे सब्जेक्ट बनाएंगे, ये वाले सब्जेक्ट बनाएंगे। मतलब सबसे पहले वर्गीकरण के एनालिसिस का काम कर लिया। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम मैं कह रहा हूं, पहले आइडिया आ गया, अब एक काम करो, उस आइडिया को एक नाम दो। तो इसे बोलते हैं वर्बल प्लान, इसे बोलते हैं वर्बल प्लान। नाम भी दे दिया। अब तीसरा काम है, इसको लिखो, इसे कहते हैं नोटेशनल प्लान। इसे क्या कहते हैं, नोटेशनल प्लान। ठीक है। और चौथा काम क्या है, चौथा काम है अब इसके अरेंजमेंट करो जो आपने लिखा है उसका, यानी कि बुक क्लासिफिकेशन। बुक क्लासिफिकेशन मतलब इसको लाइब्रेरी में जमाने का काम। ठीक है। तो प्लेन टोटल 4 है, बेसिक लेवल पर 3 है, टोटल 4 प्लेन है। आइडिया प्लेन, प्लेन शब्द बोलने पर तो 3 आएंगे, और कैनन की कैटेगरी कितनी है तब 4 आएंगे। मेरा प्रश्न सुनना, कैनन कितने, प्लेन कितने हैं, 3। कैनन की कैटेगरी कितनी है, 4। क्योंकि इसमें प्लेन शब्द नहीं लिखा मैंने तो बुक क्लासिफिकेशन लिखा है। अच्छा, प्लेन कितनी बार आ रहा है, 1, 2 और 3। कौन कौन से, आइडिया, वर्बल और नोटेशनल। तो आइडिया में क्या होता है, एनालिसिस ऑफ क्लास, पहले वर्गों का चयन करना है, एनालिसिस ऑफ क्लास करना है। दूसरा, वर्बल प्लेन में क्या होता है, वर्बल प्लेन में जो आपने वर्गों का चयन किया है उनको एक नाम दो। तीसरा काम क्या करना है, नोटेशनल, उनको शॉर्ट में लिखो आप। चौथा काम क्या करना है, उनके अरेंजमेंट्स करो। हमारे दिमाग में भी तो यही सिस्टम चल रहा होता है। सबसे पहले हमारे माइंड में कोई आइडिया आता है, फिर हम उस आइडिया को एक नाम देते हैं, फिर उस आइडिया को हम लिखते हैं, और फिर उसके लिए जो काम करना होता है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। यही तो प्रोसेस है, यहां पर भी यही प्रोसेस है सर। और यह कहा जा रहा है कि कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कि कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग काम करना है। ये किससे संबंधित है, यह आपको बताना है, ये वर्बल प्लान से। कॉन्टेक्स्ट का मतलब नाम होना चाहिए कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। भाई चल तो रहा है जोक, और तुम वहां पर बात कर रहे हो इस तरह की वीरता की बात कर रहे हो, जबकि चल क्या रहा है, जोक, और आपने नाम दे दिया बलिदान, और एक छोटू मोटू का जोक है, उसके ऊपर टाइटल क्या लिखा हुआ है, बलिदान। तो वो नाम कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग नहीं हुआ सर। कॉन्टेक्स्ट का मतलब जो बात चल रही है उसके कॉन्टेक्स्ट में ही क्या देना है, नाम देना है। ठीक है। तो इसे अपन कहते हैं कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट। वैसे आगे जाकर बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा, अभी तो सिर्फ मैंने ऐसे समझा दिया है कि ये क्वेश्चन याद रह जाए। कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट में यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, वर्बल प्लान। लेकिन एक बात याद हुई होगी अभी, और वो है प्लान कितने तरह के होते हैं, 3। कौन कौन से, आइडिया प्लान, वर्बल प्लान और नोटेशनल प्लान। यहां तक की बात ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये किससे संबंधित है सर, 32, ये आपके सीधा सीधा क्लासिफिकेशन से संबंधित है। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, हेडक्वार्टर ऑफ इफ्ला। अब देखो एक बात सुनना, जितने भी एसोसिएशन आएंगे, जितने भी क्या आएंगे, एसोसिएशन आएंगे, पहली बात तो ये सारे के सारे एसोसिएशन किससे संबंधित है, तो भाई ये लाइब्रेरी सोसाइटी से संबंधित है। किससे संबंधित है, लाइब्रेरी सोसाइटी से संबंधित है। पहला बिंदु तो ये। अब लाइब्रेरी सोसाइटी से संबंधित है तो ये लो भाई, हम इसको मार्क कर देते हैं कि 33 इधर आ गया। अच्छा, मैं जो बात बता रहा था वो क्या है, वो ये है, जितने भी एसोसिएशन के नाम आएंगे, जितने भी किसके नाम आएंगे, एसोसिएशन के, जिस भी एसोसिएशन के नाम में एफ आ रहा हो, ठीक है, तो उसका मुख्यालय फिक्स है कि कहां पर होगा, द हेग। ठीक है, इसका मतलब हेग ही होना है सर। तो इसका मतलब यहां पर भी तो एफ आ रहा है, इसका मतलब इसका आंसर भी क्या होगा, हेग होगा। तो 33 का आंसर हो गया हेग। याद रह जाएगा ये बात, एसोसिएशन के नाम में अगर एफ आ रहा हो तो आंसर क्या करना है, हेग करना है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं 34 पे। 34 नंबर है फुल फॉर्म ऑफ FRBR।
FRBR का फुल फॉर्म, पहली बात तो सर किससे संबंधित है? सर ये कैटालॉगिंग के ट्रेंड से संबंधित है। ये लीजिए 34। अच्छा, FRBR का फुल फॉर्म क्या होगा? फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 34 का? 34 का आंसर हो जाएगा फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, इसके बाद फिर आगे चलते हैं 34 के बाद 35। 35 नंबर पे आता है हमारे पास में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ फेसेट सीक्वेंस। इनमें से कौन सा फेसेट सीक्वेंस का प्रिंसिपल नहीं है? वॉल पिक्चर से फेसेट सीक्वेंस क्रिएट करते हैं, यस। होल ऑर्गन से भी करते हैं, यस। काउ काफ से भी करते हैं, यस। किससे नहीं करते? अल्फाबेटिकल सीक्वेंस से। प्रिंसिपल ऑफ अल्फाबेटिकल सीक्वेंस जो है वो इससे संबंधित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी। सर हम ये किस में पढ़ते हैं? ये फेसेट सीक्वेंस में पढ़ते हैं, और इस तरह के सारे एलिमेंट में किस में रखता हूं? क्लासिफिकेशन। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे मैंने बोला मैं किस में रखता हूं, तो इसका मतलब ये था कि हो सकता है कोई दूसरा टीचर इसको कहीं और प्लेस करे, ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरी जो सेशंस होंगे उनमें हम क्लासिफिकेशन चैप्टर में ये वाली चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि हो सकता है किसी का नजरिया अलग हो। ठीक है, लेकिन हम क्लासिफिकेशन नाम के टाइटल में ये सारी चीजें पढ़ रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर आगे आता है नेक्स्ट, द वर्ड डिक्शनरी इज डिराइव्ड फ्रॉम। वर्ड डिक्शनरी जो है वो किस से लिया गया है? अब एक बात सुनना और याद रख लीजिएगा, ऐसे सारे वर्ड बेटा जिनका एंड यूएम से हो ये लैटिन ही होंगे। ठीक है, नहीं पहले बात तो सुनो पूरी, आप पूरी बात सुनते ही नहीं हो। पहले यूएम वाली बात तो सुनो। अगर किसी वर्ड का एंड यूएम से हो तो क्या होगा? लैटिन होगा। अब यूएम से हो तो सर हमें कैसे पता चलेगा लैटिन होगा? यूएम के बाद जो नया शब्द बनेगा उसमें ए आएगा यूएम की जगह। दोनों बातें सुनिए आपने। पहले मैंने बोला किसी शब्द का एंड अगर यूएम से हो तो वो लैटिन होगा, और जब उससे नया शब्द बनाया जाएगा उस यूएम की जगह ए हो जाएगा। जैसे शब्द है डेटम, तो डेटम सिंगुलर शब्द है, इसका प्लूरल जो बनेगा वो बनेगा डेटा। अब देखो बेटा हुआ क्या, यूएम का क्या हो गया? ए हो गया ना। अब यूएम का ए होते ही मेरी बात याद आई आपको, सर ने कहा था अगर यूएम का ए हो तो क्या होगा? लैटिन होगा। ठीक है, और यहां पर तो हो रहा है। तो अगर मुझसे कोई ये पूछे कि डेटा कौन सी लैंग्वेज का शब्द है? लैटिन, क्योंकि वो डेटम से डेटा हुआ है। बात समझ में आया? ठीक है, अब डेटम से डेटा हो गया तो यूएम से क्या हो गया? आपने जैसे ही ए किया पकड़ में आ गई चीज। ठीक है, अब यहां पर देखिए डिक्शनरी और डिक्शनेरियम, यूएम तो आ रहा है, सर वाली बात याद आ गई। सर ने कहा था यूएम आते ही क्या होगा? लैटिन। लेकिन सर ने तो एक बात और कही थी, बनेगा क्या यूएम से? ए बनेगा। क्या यहां पर ए बन रहा है? क्या नहीं बन रहा? नहीं बनते ही गड़बड़ हो गई। आपने कहा हाँ लैटिन तो पक्का नहीं है, ये तो श्योर हो गया। मैं इस मुश्किल से तो बाहर आ गया हूं सर कि ये लैटिन तो नहीं हो सकता। सर ने ये कहा था कि यूएम आए उसका ए बने तो लैटिन होगा। अब ये लैटिन तो नहीं होगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा? तो लैटिन नहीं होगा, ये ऑप्शन में हटा देता हूं। ठीक है, अब एक शब्द है यहां पर ग्रीक और एक शब्द है फ्रेंच। अब ग्रीक जो शब्द आ रहा है ना, इस ग्रीक वाले शब्द के लिए बात सुनना और ध्यान से सुनना। ग्रीक वाले लोग है ना बिल्कुल बॉटम में रहते हैं। कहां पर रहते हैं? बिल्कुल बॉटम में। और बॉटम में रहकर भी सीईटी का एग्जाम देते हैं। किसका एग्जाम देते हैं? सीईटी जानते हो ना आप, जो 12th और ग्रेजुएशन लेवल पर होता है ना एग्जाम, तो बॉटम में रहकर सीईटी का एग्जाम देते हैं। कौन? ये तो हो गया बॉटम और ये हो गया सीईटी। बॉटम में रहकर सीईटी का एग्जाम कौन देते हैं? ग्रीक वाले।
अब मैंने यहां पर टोटल 7 लेटर लिखे हैं, बॉटम में सीईटी, और बॉटम में कौन रह रहे हैं? ग्रीक वाले। और कौन सा एग्जाम दे रहे हैं? सीईटी का। सबसे पहले आया है बी, बिब्लियोग्राफी ग्रीक है। फिर आया ओ, ऑन्टोलॉजी ग्रीक है। फिर आया टी, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? ग्रीक है। फिर आया एम, एम से क्या था? मेटाडेटा। यस, मेटाडेटा जो है वो ग्रीक है। फिर आ गया सी, कैटालॉग जो है या कैटालॉगिंग है वो क्या है? ग्रीक है। फिर आ गया ई, एनसाइक्लोपीडिया, ये क्या है? ग्रीक है। फिर आ गया टी, फिर से टी आ गया। एक तो हो गया टैक्सोनॉमी और एक हो गया टी थिसोरस। थिसोरस जो है वो भी क्या है? ग्रीक है। तो मैंने यहां पर बॉटम सीटी शब्द लिखा, उसमें 7 शब्द कवर किए। क्या वो 7 शब्दों में यहां पर वर्ड आ रहा है डिक्शनरी? इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी बाहर गया। फ्रेंच वाले ऑप्शन में एक गजब का लॉजिक रहता है, और मेरे लॉजिक यूनिवर्सल होंगे। यूनिवर्सल का मतलब मैं हजारों बार टेस्ट करने के बाद आपके सामने पेश करता हूं। पहले मैं टेस्टिंग करता हूं। ये लॉजिक ऐसा तो नहीं ना सिर्फ इसी क्वेश्चन पे लग रहा है। लॉजिक वो मजेदार है सर जो हर क्वेश्चन पे चले, अदरवाइज वो लॉजिक काम का नहीं है, क्योंकि वो फंसा देगा आपको। एक क्वेश्चन पे लग गया, दूसरे पे लग गया, तीसरे पे नहीं लगा, तो तीसरा क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा आपका। तो लॉजिक तो वो मजेदार है जो सब पे चले। तो हमने कहा कि जो फ्रेंच वाला लॉजिक है ना सर, उसको सुनना। फ्रेंच वाले में जब आप ऐसे लिखते हो ना फ्रेंच, ठीक है, तो इसमें आप इस तरह से ऐसे रे लिख रहे हो आप। तो मैं ऐसे कह रहा हूं कि जो फ्रेंच के वर्ड होंगे, किसके वर्ड होंगे? फ्रेंच के वर्ड होंगे, उनमें कॉमन चीज आपको क्या मिलेगी? उनको लिखने पर ऐसे नीचे जैसे ये रे आ रहा है, वैसे उनको लिखने पर रे आएगा। जनरली जो भी आप फ्रेंचेस के वर्ड देखेंगे फ्रेंच से जुड़े हुए, जैसे मैं शब्द लिखता हूं लिब्रा और लाइबर। देखो एक शब्द में लिख रहा हूं लाइबर और एक शब्द में लिख रहा हूं लिब्रा। अब मैं तुम्हें यह कहता हूं, बताओ फ्रेंच का कौन सा है? लिब्रा है। पकड़ लिया तुमने, ठीक है। अब आपने कहा इसका मतलब सर ये फ्रेंच भी नहीं है। मैं सही उत्तर भी तो बता सकता था, लेकिन सही उत्तर बताने पर ये 3 बातें नहीं जान पाते आप। मैंने उन 3 विकल्प के ऊपर काम इसलिए किया है कि आप सही विकल्प पे पहुंचे, और आपको अगर कोई चीज नहीं आ जाए आपके सामने और आपको उत्तर नहीं आ रहा हो तो आप बना ले, इतनी कैपेसिटी आपके अंदर हो। आपने ग्रीक का लॉजिक पकड़ा, बॉटम सीईटी, फ्रेंच का लॉजिक पढ़ा अभी रे वाला, और लेटिन में मैंने कहा अगर एंड यूएम से हो रहा है तो ए बनना चाहिए, तब वो लेटिन का होगा, अदरवाइज फंस जाओगे तुम, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर क्या बचा? ए के आंसर बचा 36 का आंसर क्या हो जाएगा सर? 36 का आंसर हो जाएगा आपके हिब्रू, ठीक है। जो डिक्शनेरियम है वो डिक्शनेरियम किससे बना हुआ है? डिक्शनरी, मुझे अभी भी गलत लग रहा है, हिब्रू लग नहीं रहा मुझे, ठीक है। डिक्शनेरियम, चलो इसको मैं थोड़ा सा एक बार कंफर्म करूंगा, मुझे अभी हिब्रू वाला फीलिंग इसमें आया नहीं है, ठीक है। और मुझे फीलिंग नहीं है, इसका मतलब ये आंसर गलत है मेरा, क्योंकि मेरा पढ़ा हुआ है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये लेटिन हो सकता है, क्योंकि डिक्शनेरियम से डिक्शनरी टर्म जो है वो एक लेटिन का परफॉर्मा भी बनता है। तो ये दोनों ऑप्शंस है। अभी इन दोनों को चेक करेंगे अपन आंसर की में क्या आ रहा है इसमें। डिलीट ही कर दोगे? ऐसे मत करो यार। कितने नंबर प्रश्न है ये? 36। 36 में सी है, ठीक है। तो ये लेटिन, अब यूएम वाला लॉजिक जो है वो लेटिन के लिए यहां पर काम नहीं कर रहा, ए नहीं बन रहा, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन में ऐड करना पड़ेगा अपने को। किस में डालना पड़ेगा?
अपवाद में डालना पड़ेगा। ठीक है, ये इसीलिए नहीं लग रहा था मुझे, क्योंकि पढ़ा हुआ था मेरा। ठीक है, तो वो फीलिंग आई नहीं कि हाँ ये उत्तर सही है। ठीक है, तो ये लेटिन आंसर करना इसमें। अच्छा, ये चीज जुड़ी हुई किससे है, कौन से चैप्टर से जुड़ी हुई है? अगर हम 36 की बात करें तो 36 ना तो क्लासिफिकेशन से जुड़ा हुआ है, ना कैटालॉगिंग से जुड़ा हुआ है। ये किससे जुड़ा हुआ है? आपके एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है रेफरेंस सोर्स, रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सोर्सेस, ये इससे जुड़ा हुआ है भाई। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? ये 36। 35 किस में आया था? ये आ गया क्लासिफिकेशन में। 37 पे चलते हैं। 37 थोड़ा सा 50 तक रैपिडली लेता हूं मैं। ठीक है, और ट्रिपल सी किससे संबंधित हो गया? ट्रिपल सी हो गया आपका कैटालॉगिंग से संबंधित। ठीक है, ट्रिपल सी का क्वेश्चन क्या है? द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द मेन एंट्री। मेन एंट्री के लिए करेक्ट सीक्वेंस जो है वो आपके क्या होगा? अगर सीक्वेंस की बात करें, सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आ जाएगा लीडिंग सेक्शन, और लीडिंग सेक्शन का ऑप्शन सी और डी दो में है, तो ए और बी तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, सबसे पहले आ जाएगा लीडिंग सेक्शन, उसके बाद हेडिंग सेक्शन। तो लीडिंग और फिर हेडिंग, लीडिंग और हेडिंग, तो इसका मतलब ये डी हो जाएगा। ठीक है, लीडिंग सेक्शन, हेडिंग सेक्शन, उसके बाद में टाइटल सेक्शन और फिर नोट सेक्शन। उसके बाद है हाँ 37 अपन ने मार्क कर दिया है, 37 कैटालॉगिंग में है। 38 इन द मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। तो पहली बात तो भाई ये किस में है? क्लासिफिकेशन में है। ठीक है, क्या पूछा गया है? फीजन गिव्स, फीजन क्या करता है? कैनोनिकल सब्जेक्ट देता है, कोऑर्डिनेट सब्जेक्ट देता है, बेसिक सब्जेक्ट देता है और सब ऑर्डिनेट सब्जेक्ट देता है। तो ये किस तरह का सब्जेक्ट देता है? फीजन एक बेसिक सब्जेक्ट को क्रिएट करता है। किसको भाई? बेसिक सब्जेक्ट को। थोड़ी देर पहले अपन ने बेसिक सब्जेक्ट क्या होता है ये पढ़ा, जिसमें एक अपने आप में मेन क्लास हो। ठीक है, एक है फीजन और एक है फ्यूजन। दो शब्द समझना, फीजन जो है वो बांटता है और फ्यूजन जोड़ता है। फीजन तो क्या करता है? बांटता है, और फ्यूजन क्या करता है? जोड़ता है। फ्यूज टुगेदर, ऐसे याद रखा जाता है इसको, फ्यूज टुगेदर। टुगेदर शब्द आते ही तुरंत पकड़ लोगे आप, साथ साथ फ्यूज टुगेदर। फ्यूज टुगेदर का मतलब ये जोड़ने का काम करता है। फ्यूजन क्या करता है? बांटने का काम। जब किसी चीज को तोड़ते हैं तो दो सब्जेक्ट बने, और वो दोनों अगर मूल सब्जेक्ट हो, मेन सब्जेक्ट हो, इसका मतलब ये आपके बेसिक सब्जेक्ट को क्रिएट करता है। कौन? फ्यूजन। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। 38 हमारा किस में आ गया? क्लासिफिकेशन में। 39 हमारा आता है who has been credited for the creation and development of the यूनिमार्क। यूनिमार्क किससे संबंधित है? कैटालॉगिंग से। ठीक है, तो 39 आ गया हमारा कैटालॉगिंग में। ठीक है, अच्छा यूनिमार्क को किसने डेवलप किया था? यूनिमार्क को किसने डेवलप किया है? ILA, यूनेस्को, इफ्ला और FID ने। यूनिवर्सल मार्क, और मार्क शब्द आते ही सबसे पहला विकल्प आता है हमारे पास इफ्ला। क्या आता है भाई? इफ्ला। उसके बाद आता है हमारे पास 40 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 40 नंबर, और 40 नंबर आता है हमारे पास समुद्र विज्ञान, यानी कि ओशियनोग्राफी। ये तो रटा रटाया एग्जाम्पल है। ठीक है, ओशियनोग्राफी का मतलब ये भी किससे संबंधित आ गया? आपके कैटालॉगिंग से, सॉरी क्लासिफिकेशन से संबंधित आ गया। ओशियनोग्राफी जो है वो लूज असेंबलीज है, डिस्टिलेशन है, फ्यूजन है या क्लस्टर है? तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? क्लस्टर। सब्जेक्ट बंडल की बात हो रही है यहां पर, तो ये आंसर हो जाएगा अपना क्लस्टर। 40 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए। ठीक है, और पहले आप ब्रेकफास्ट लीजिए और उसके बाद 40 से आगे बढ़ाते हैं जर्नी को 41 से।